तो कल की शानदार तेजी के बाद आज किस तरीके का ट्रेडिंग सत्र रह सकता है, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि ढेर सारी खबरें तो हैं ही, पर ग्लोबल बाजारों की बात करें तो वहां से कुछ नरमी के संकेत जरूर दिख रहे हैं। इस बीच अगर हम देखें तो पॉजिटिव ये है कि एफआईआईज की खरीदारी फिर से लौटी है कैश सेगमेंट में, और लगातार 12 दिन की बिकवाली के बाद हल्का पॉजिटिव आंकड़ा जरूर आया है। इसी का एक्साइटमेंट कल हमने शायद बाजारों में देखा, एक शॉर्ट कवरिंग रैली भी थी। पर इसी के साथ अगर गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो ग्लोबल संकेतों के चलते वहां पर थोड़ा दबाव जरूर है। ऐसे में आपकी क्या होनी चाहिए रणनीति, और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज कहां पे देखने को मिलेगा, ये सभी पर करेंगे चर्चा अगले 2.5 घंटे। नमस्कार, आपका स्वागत है खरा सौदा में। मैं हूं सृष्टि शर्मा, मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक। पर आगे बढ़े उससे पहले आपके सामने रख देते हैं वो 4 बड़े ट्रिगर्स जहां पर है बाजार की नजर। अगर देखें तो अगर डाउ जोन्स की सबसे पहले बात करें तो ऊपरी स्तरों से एक अच्छा करेक्शन देखने को मिला है। 500 अंकों से भी ज़्यादा ऊपरी स्तरों से करेक्शन कल डाउ जोन्स ने दिखाया। वहीं गिफ्ट निफ्टी को देखें तो वहां पर भी थोड़ी नरमी के संकेत, 24,200 के नीचे फिसलता हुआ दिख रहा है। एफआईआईज की कैश मार्केट में कल खरीदारी ज़रूर रही, पर ब्रेंट क्रूड को भी देखना ज़रूर इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि $76 के ऊपर ब्रेंट क्रूड जाता हुआ दिखा है। साथ ही कई सारे बिजनेस अपडेट्स हैं, कल भी हमने कई सारे बिजनेस अपडेट्स पर चर्चा की थी, पर आज फोकस में रहेगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र, डी मार्ट और मॉइल का शेयर। साथ ही जी एंटरटेनमेंट पर भी आज फोकस रहेगा, क्योंकि जी की सेबी ने सेटलमेंट की अर्जी जो है वो ठुकराई है। फिर से होगी जांच और उसको लेकर स्टॉक प्राइस रिएक्शन भी संभव है, तो उस पर भी क्या होनी चाहिए आपकी रणनीति, एक व्यू पॉइंट अपने एक्सपर्ट से जरूर लेंगे। पर चलिए अब आगे बढ़े, सबसे पहले समझ लेते हैं कि ग्लोबल बाजारों से क्या कुछ संकेत हैं, क्योंकि कल ना ही सिर्फ इक्विटी मार्केट्स में हलचल देखने को मिली, साथ ही अगर हम देखें तो ब्रेंट क्रूड में भी एक उछाल था, डॉलर इंडेक्स में भी काफ़ी वॉलेटाइल ट्रेडिंग सत्र हमें देखने को मिला। तो आइए इन सभी पर चर्चा करते हैं, जानते हैं कि ग्लोबल बाजार किस तरीके से आज ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, क्या कुछ संकेत फिलहाल हमारे लिए बनकर आ रहे हैं। अभिषेक, गुड मॉर्निंग, आपसे ही समझना चाहेंगे क्या कुछ क्यूज हैं ग्लोबली। सिस्टर गुड मॉर्निंग। देखिए, ग्लोबल जो भी क्यूज है ना, मतलब आज वेटेज कितना देना है ये देखने वाली चीज होगी। मेरे लिहाज से 10-15% का वेटेज आप ग्लोबल मार्केट को दे सकते हैं। अदरवाइज बाजार जो है अपने डोमेस्टिक क्यूज पर ही रेट करेंगे। सेंटिमेंट और फंडामेंटल्स, ये 2 चीजें होती हैं बाजार को ड्राइव करने के लिए, और दोनों पिछले कल की तेजी के बाद हमने बेहतर होते हुए देखी है। फंडामेंटली हमने देखा कि ऑटो कंपनीज के बिक्री के अच्छे आंकड़े आए दिसंबर के, अपडेट्स अच्छे आ रहे हैं कंपनीज की तरफ से, आज डीमार्ट के भी अपडेट अच्छे आए हैं, तो ये एक ट्रिगर का काम करेगा। तो ये 2 अच्छी चीजें हो रही हैं, और एक झटके में जो रेजिस्टेंस के लेवल थे निफ्टी ने सारे पार कर लिए, 450 अंकों की जबरदस्त तेजी रही। अच्छा, अमेरिकी बाजारों की अगर हम बात कर ही लेते हैं तो 4 दिन की लगातार गिरावट डाउ जोन्स में हो गई है। हालांकि कल शुरुआत अच्छी हुई थी नए साल की अमेरिकी बाजारों में, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाए ऊपरी स्तरों पर, और एक वक्त डाउ जोन्स करीब 300 अंक ऊपर कारोबार कर रहा था, लेकिन आखिरकार जब बंद हुआ तो 150 अंक नीचे था डाउ जोन्स। नेस्डेक में कल हमने काफी ज्यादा वोलेटिलिटी देखी है, और 400 अंकों की बड़ी रेंज रही नेस्डेक के लिए, और आखिरकार 30 अंकों की हल्की सी नरमी पर बंद हुआ है। तो बाजारों में जो सेंटा रैली की बात हो रही थी कि साल के आखिरी 5 दिन में और साल के शुरुआती 2 दिन में, वो कंप्लीटली मिसिंग रही है, और जो निवेशक हैं वो ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट टेकिंग के मूड में ही दिखाई दिए हैं। और कल के सत्र से ये साफ हुआ कि अभी भी शायद निवेशक पूरी तरह से लौट नहीं है बाजार में, थोड़ा सा छुट्टी का ही माहौल वहां पर रहा है। हालांकि अगर हम पूरे हफ्ते की बात करें तो इस हफ्ते डाउ जोन्स S&P में 1% की गिरावट रही है, और नेस्डेक में 2% से ज्यादा की गिरावट रही है। आज ISM मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स के आंकड़े आएंगे, उस पर बाजारों की नजर रहेगी। एशिया की बात कर लें तो एशिया में आज मिली जुली चाल हम देख रहे हैं। चीन के बाजार में 0.25% की नरमी है, हांगकांग का बाजार करीब 0.25% ऊपर कारोबार कर रहा है। लेकिन एक क्रूशियल स्टेटमेंट आया है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तरफ से। उन्होंने अपने न्यू ईयर के संबोधन में कहा है कि ग्रोथ को बढ़ाने के लिए वो पॉलिसीज लेकर आएंगे, और इसको देखा जा रहा है कि PBOC जो कि वहां का सेंट्रल बैंक है, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, वो जल्द ही सही समय देकर, उचित समय देकर दरों में कटौती कर सकता है ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। तो इसकी चर्चा काफी ज्यादा हो रही है। जापान के बाजार ने कई आज भी बंद है। कोरिया के बाजार की बात करें तो 1.5% से ज्यादा की मजबूती है। वहां पर राष्ट्रपति जिनको इम्पीच किया गया था उनके खिलाफ कार्रवाई करने की भी बातचीत हो रही है। 1.5-2% के आसपास की मजबूती वहां के बाजार में हम देख रहे हैं।
अगर हम अन्य संकेतों की बात करें, चूंकि चीन से डिमांड लौटने की अब चर्चाएं होने लगी हैं, तो कच्चे तेल में उबाल आना स्वाभाविक है। कच्चा तेल करीब करीब 2 महीने की ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा है। ब्रेंट है $76 के ऊपर जाकर, तो धीरे धीरे कच्चे तेल में स्ट्रेंथ आ रही है। हालांकि अभी भी हमारे लिए कोई ज्यादा चिंता की बात नहीं है क्रूड को लेकर। सोना सेफ हेवन डिमांड सोने में आई है। 2 हफ्ते की ऊंचाई पर सोना पहुंचा है, $2670 के आसपास है। और अपने अगर हम क्यूज की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी 95 अंक नीचे है, ज्यादा नीचे नहीं है, क्योंकि आप देखिए कल 450 अंकों की हमने भारी भरकम तेजी हमने निफ्टी में देखी है। निफ्टी बैंक में थोड़ी सी प्रतिशत के लिहाज से थोड़ी सी कम रही, लेकिन 550 अंकों के आसपास की तेजी हमने निफ्टी बैंक में भी देखी है। तो अगर ये नीचे अगर खुला तो ठीक ही मानना चाहिए, थोड़ा सा आपको क्वेश्चन मिल जाएगा अगर किसी को नई खरीदारी करनी हो तो। लेकिन एफआईज के आंकड़े आज काफी क्रूशियल हैं, क्योंकि 12 दिन की लगातार बिकवाली और उसके बाद हम देख रहे हैं कि 1500 करोड़ रुपए की कैश मार्केट में बाइंग आई है। क्वांटम के लिहाज से थोड़ी सी छोटी है, लेकिन ट्रेंड का रिवर्स होना ये एक अच्छी चीज है। लेकिन अगर आप इसमें कैश में अगर आप स्टॉक फ्यूचर्स के भी अगर 11,500 करोड़ रुपए के आसपास को मिला दें, तो करीब करीब ये आंकड़ा हो जाता है 13,000 करोड़ रुपए के आसपास का, जो एफआईज की तरफ से हमने बाइंग देखी है। जरा इन आंकड़ों को समझते हैं और ये भी जानते हैं कि लॉन्ग होल्डिंग गिर के जो 13.5% के आसपास की आ गई थी, उसमें कितना बदलाव आया है। डिम्पी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताइए, एफआईज का लौटना कॉन्फिडेंस के लिहाज से आप कितना क्रूशियल मानते हैं, और लॉन्ग होल्डिंग में क्या कोई बदलाव आया है? देखिए, अभी तो पहली बात तो मैं एफआईएस के लौटने वाली बात को मैं मान ही नहीं रहा, क्योंकि वो वनडे एपिसोड है। वनडे एपिसोड एक गुम भी हो सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपको ध्यान होगा हमने पूरे हफ्ते में आपको एक वर्ड अच्छे से याद दिला दिया था और बहुत ज़ोर से बोला था, और हमने तो ये डंके की चोट पे बोला था। अगर चलो हमारी कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, हम आपको वो प्रोमो टाइप होकर बना के नहीं दिखा सकते, लेकिन अगर आप वैसे देखें तो आपको याद होना चाहिए 3 से 4 दिन पहले जब आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, तब मैंने यही बात आपके सामने रखी थी कि मैं आज आपके सामने खुल्लम खुल्ला ये बात बोलता हूँ। बस एक ही पिंच कर रहा है मेरे को कि रिटेल के पास माल जा रहा, नहीं तो 100% तेज़ी आएगी और ज़रूर आएगी। ये बात हमने इस तरह से आपको बताई थी, अगर आपको याद होगा 3 से 4 दिन पहले। और ये बात बोलने के लिए आपके पास कॉन्फिडेंस चाहिए। मेरे से बाजार नहीं चल रहा, मैं तो एक लॉट नहीं चला सकता, लेकिन फिर भी मार्केट चला। मार्केट क्यों चला? मार्केट चला अपने डाटा के बेसिस पर। मार्केट क्यों चला? मार्केट चला अपने रिदम के बेसिस पर। मार्केट क्यों चला? मार्केट चला अपनी वैल्यूएशन पोजीशनिंग की वजह से चला। अगर आप यहाँ पे इंडेक्स ऑप्शंस के नंबर देख पा रहे हैं तो 23,000 करोड़ रुपए का माइनस है, फिर कैश का नंबर प्लस है। तो ये क्या हो रहा है कि जब ऑप्शंस प्लस हुई तब कैश माइनस था, जब कैश प्लस हुआ तब ऑप्शंस माइनस है। तो मार्केट स्टिल इन द रेंज है। कल एक पॉइंट मैं आपको दिखाता हूँ, जरा निफ्टी का फ्यूचर वाली प्लेट दिखाना। मैं उसके बाद एफआईएस के नंबर पे आऊँगा और सारी चीज़ बताता हूँ। पहले एक बार जरा निफ्टी के फ्यूचर वाली प्लेट दिखाइए आप। तो कल माइनस का 6% आपको करीब दिखेगा, -5-6% आपको ओपन इंटरेस्ट में दिखेगा। ये देखिए 6% अराउंड है। तो कल शॉर्ट कवरिंग हुई है। एक बार जरा बैंक निफ्टी दिखाना, वहाँ पे आपको ज़्यादा बड़ा चेंजेस नहीं दिखेंगे। एक बार जरा दिखाना बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। ये देखिए, इसमें 100% जो है ना, ये इसको माना नहीं जाएगा, ये एक्चुअली में कुछ हुआ ही नहीं था। तो ये वैसे आपको 100% दिख रहा है क्योंकि ये 0 एग्जैक्टली। तो आप ये दोनों चीज़ें दिखाने के पीछे का मेरे पर्पस ये है कि मार्केट के अंदर जो शॉर्ट्स थे वो 200 दिनों के एवरेज आके कंप्लीट हुए, और कंप्लीट होने के पीछे का एक ही बेस बना कि एफआईएस के होल्डिंग कम है। ये जो होल्डिंग अभी आप 13 से 14% अभी आप बता रहे हैं, ये बढ़कर अभी 19% हो चुकी है। 5% का इजाफा हुआ है इस होल्डिंग्स के अंदर। तो एफआईएस की होल्डिंग हो गई 19%, लेकिन अभी भी ये बड़ी नहीं है। आई रिपीट माई सेल्फ, जब तक आप आपको मैं एक बाय का जोन भी दे देता हूँ और एक कॉशियस का जोन भी दे देता हूँ और एक सेल का जोन भी दे देता हूँ। जब भी मार्केट इस रेंज में आए, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको इतनी पढ़ाई वढ़ाई हेल्प सबको करने की ज़रूरत नहीं है। हम सब पढ़ रहे हैं आपके लिए। आप क्यों अपनी आंखें काली करना चाहते हो रात भर पढ़ के, समझ के, डाटा से 10 लोगों से पूछ के, आइडिया लेके, फिर है ना? तो आप एक काम करो, जब भी आपको 10 से 15% की होल्डिंग्स फिर से मिले, आप फिर से बाय कर लेना। ठीक है जी। अभी हम 19 पे चल रहे हैं। ये ड्रैग हो सकती है सर, 100% ड्रैग हो सकती है। कहाँ तक ड्रैग हो सकती है? ये हो सकती है 25 से 30% तक ड्रैग, यानी कि अभी भी यहाँ पे चलने की गुंजाइश है। लेकिन अब आप मिडल ऑफ दिस पाथ हो। अगर मैं आपसे 12% बोल रहा हूँ तो ऊपर जाके 27-28% की एवरेज में बोल रहा हूँ, तो अब आप बिल्कुल बीच में हो। मार्केट में जब भी डिप आए आप इसको खरीदारी करना। आई रिपीट माई सेल्फ, 12% की आप एवरेज लॉन्ग होल्डिंग्स को बेस मान लो,
27% तक लॉन्ग होल्डिंग्स ये अभी आ सकती है खिंच के, क्योंकि ये शॉर्ट कवरिंग आ रही है, इसलिए मैं 27 बोल रहा हूँ। अगर ये शॉर्ट कवरिंग नहीं होती और लॉन्ग होता ना, यही -6 की जगह +6 होता, तो मैं बोलता आपको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप तो उड़ उड़ के उड़िए जितना उड़ सकते हो आप। और ये बात हमने खुल्लम खुल्ला सबको बताई थी, ऐसा नहीं कि हम चोरी छुपे कोई काम कर रहे हैं, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ है, खुल्लम खुल्ला आपको बता रहे हैं बॉस ले लो, यहाँ से मार्केट चल जाएगा। कल जब 400 पॉइंट चल रहा था, कल किसी वजह से मैं छुट्टी पे था तो मैं आ नहीं पाया, लेकिन मेरे को बड़ी खुशी हो रही थी कि जो पॉइंट हम आपके सामने रख के आए, जो डाटा हमने आपके सामने रखा, वो बखूबी चला, वो अच्छे से चला। एक दिन के अंदर 400 पॉइंट चलना बहुत रेयर काम है। आपको तो याद भी नहीं होगा कि पिछले 400 पॉइंट कब चला है निफ्टी, मेरे को भी याद नहीं, मेरे को एक बार खंगालना पड़ा जाके कि मैं देखूं तो सही पिछले 10 20 50 दिनों में कभी चला है 400 पॉइंट निफ्टी। तो एक दो ट्रिगर पता लगे, हाँ उसकी वजह से थोड़ा गैप अप हुआ था, है ना। तो आप ये देखो कि कल गैप भी नहीं हुआ और कल बहुत आराम से खुल्लम खुल्ला चलते 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 डेज हाई पे जाके उसने बंद किया। अगर आप इंट्राडे चार्ट देखोगे तो आपको साफ पता लग जाएगा, पूरा एक माउंटेन बना हुआ है उसके अंदर चलने वाला, यानी कि एक पाथ बना हुआ है, अपवर्ड राइजिंग कहते हैं उसको टेक्निकल्स में। खैर एनी हाउ, अब मैं थोड़ा और आगे बढ़ जाता हूँ। अब आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर आके खड़े हो गए हैं तो एफआईएस की होल्डिंग को कैसे नज़र रखें। देखिए मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि 12 का बेस, अगर 27 के बेस के बीच बीच में आपको चलना है तो आप द मिडल हो, आपको जब जब डिप मिले आप इसमें प्लस कर लेना, ठीक है। अभी मैं लेवल्स आपके सामने बता दूंगा निफ्टी और बैंक निफ्टी के। एक और चीज़, डीआईएस की होल्डिंग अभी भी 48-49% के अराउंड चल रही है, इसमें कोई मेजर चेंजेस नहीं है। ये कंपल्सरी पुल बैक था जो आना ही आना था, लेकिन एक वॉलंटरी पुल बैक भी होता है जिसमें आप स्वेच्छा से एंटर पार्टिसिपेट करते हो, वो स्वेच्छा वाला अभी शुरू नहीं हुआ, ये कंपल्सरी वाला है कि थोड़ा डंडे की चोट से आया हुआ है कि अच्छा आप इतना नीचे लेके आए तो लो अब हम खरीदारी करते हैं। तो ये कुछ कुछ वैसा है, रेवेंज वाला है ये। और एफआईएस का मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि रेशो जो है ना वो 1:10 के चल रही है। 4-5 पॉइंट खो गए तो 40 पॉइंट पाने के चांसेस है, उसमें से आपने करीब करीब 5-6% पा भी लिया है ना, इसी तेज़ी के अंदर ही। तो डिप मिल जाए ठीक है, ना भी मिले ना, तो अगर आप बोल रहे हो कि मेरे पास यहाँ का रेट खरीदा हुआ है 24,100 का, या मैं कहीं फंस तो नहीं गया, ऊपर का रेट तो नहीं आ गया, बॉस नहीं आया आपका ऊपर का रेट अभी तो आएगा। और मेरे को ऐसा लगता है, जैसे मैंने कल परसों बताया था, मेरे को नहीं पता कि सेंटर रैली आई है कि नहीं आई है, बट मेरे को इतना पता है कि हाँ प्री बजट रैली ज़रूर आएगी और आ रही है। ये 400 पॉइंट की बढ़त, आपको एक काम आप कर सकते हैं प्रोड्यूसर साहब मेरे लिए, जरा आप हफ्ते भर का चार्ट दिखा सकते हैं। हफ्ते भर में मैं थर्सडे तक काउंट कर रहा हूँ, आज का हिस्सा काउंट नहीं करता, ठीक है। मंडे से लेकर थर्सडे तक का दिखा दीजिए एक बार। मंडे से जब हमने एंटर किया था, है ना, मंडे हमारा 30 तारीख थी, तो आप ये देखो 461 पॉइंट की बढ़त है निफ्टी पर, और एक कम नहीं है, इसमें से 400 पॉइंट कल ही कल में जुड़े और 61 पॉइंट आप आगे पीछे के जोड़ लो, चलो आप, ठीक है। तो कहने का मेरे मतलब ये है कि शॉर्ट कवरिंग ने एक लेवल तक आपको फिट खड़ा कर दिया। एक बार मेरी आप सिर्फ स्क्रीन दिखा सकते हो, मैं ये भी कंप्लीट कर देता हूँ, उसके बाद फिर ज़्यादा कुछ बचेगा भी नहीं पूछने के लिए भी। मैं कोई भी चीज़ ऐसे बोलूँगा ही नहीं आपसे कि नहीं ऐसा है मेरे को लगता है, मेरे को कुछ नहीं लगता बॉस। जो लगता है वो टर्मिनल्स को लगता है, जो लगता है वो स्क्रीन को लगता है, डाटा को लगता है। मैं तो सिर्फ उसको एक पिक्चर की फॉर्म में और एक कहानी के फॉर्म में एक स्टोरी टेलर जैसा हूँ, आपके सामने आता हूँ, उस डाटा को एक कहानी के रूप में आपको बता देता हूँ, बस और कुछ नहीं है मेरा काम। इसी के मेरे को पैसे दिए जाते हैं, इसी के लिए मेरे को हायर किया गया, नहीं तो मेरे को एक दिन ना रखें ये तो, है ना। खैर एनी हाउ, आप यहाँ पे देखेंगे तो आप ये बिल्कुल 200 दिनों का बेस बना हुआ है, ये 200 दिनों के बेस से वापस पुल बैक आया, फिर से 200 दिनों के बेस पे वापस पुल बैक आया। पिछली बार भी हमने यही हरी लाइन को पार किया था, बट फॉलो अप आ नहीं पाया था। मैं आपके लिए मार्क कर देता हूँ, ये देखिए इस बार भी हम उसे हरी लाइन पे आए, बट फॉलो अप आएगा, हम उसको पार कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे अभी डाउट है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर छोटा मोटा डिप वापस मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप लेके बैठ जाओ। अभी पोजीशंस को एक्यूमुलेट करने का वर्ड है, मैं सब शब्द बता रहा हूँ फिर से। 67% के आसपास की अभी भी लॉन्ग के पास होल्डिंग्स है रिटेल की, थोड़ी और कम हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, अभी भी थोड़ी ज़्यादा है, थोड़ी सी कम होने की गुंजाइश है। ठीक है, एफआईएस की आंकड़ों का ऑलराइट, तो एफआईएस डीआईएस की पोजीशनिंग हमने ज़रूर समझी, पर डिम्पी अब क्लियरली निफ्टी 50 पर आपसे रणनीति समझना चाहेंगे। वो इसलिए क्योंकि कल देखिए एक एक करके जो जो लेवल्स पार हो रहे थे, पहले 23,900, फिर 24,000, फिर 24,100, 200 भी हमने टच किया। डिम्पी काफ़ी शानदार तेज़ी रही, पर कितना भरोसा करें इस पे, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि एफआईएस की एक दिन की खरीदारी से बहुत ज़्यादा एक्साइट नहीं होना चाहिए। तो निफ्टी 50 पर क्या रणनीति अपनाएं, और अभी जो एक गैप डाउन की हम शुरुआत कर रहे हैं शायद वहाँ पे क्या रणनीति होनी चाहिए उसको नज़र में रखते हुए?
ठीक है, 1 मिनट के लिए सृष्टि को आप विंडो पे रखना, 1 मिनट के लिए रखना। जो आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा मैं इसको जस्ट रिपीट कर देता हूँ। सृष्टि, आपको क्या लगता है कि कल मार्केट की जो तेजी आई है उसमें क्या करना चाहिए? आज के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए कल की तेजी को देखकर? हाँ, आज के लिए क्या करना चाहिए, मतलब कल की तेजी को आप कैसे देखते हैं, आज क्या करना चाहिए, मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। डिम्पी, कल की तेज़ी पे मुझे तो बहुत भरोसा नहीं हुआ। जी हाँ, कुछ न्यूज़ फ्लो ज़रूर थी, पर एकाएक इतनी तेज़ी जो है वो थोड़ी सी हज़म नहीं हो पा रही थी। आज के लिए अगर जिनकी लॉन्ग पोजीशंस हैं शायद उनको एग्जिट करना चाहिए, या फिर अगर नीचे मौका मिले या 200 पॉइंट अगर नीचे मौका मिले तो शायद एंट्री करे। डिम्पी, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ निफ्टी 50 के लेवल्स में, बट ये मैं टेक रखती हूँ फिलहाल। ठीक है, तो मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि मैं एक जन भावना का एक व्यू पॉइंट लेना चाहता हूँ कि टिपिकली आम आदमी भी क्या सोचता है इसके अंदर। चलिए ठीक है, मैं मान भी लेता हूँ आपको नहीं पता डाटा का, तो लेकिन फिर भी आपने जो व्यू पॉइंट बोला एग्जैक्टली 2 मिनट पहले यही मैंने भी बोला कि आपको जब भी कोई डिप मिले आप प्लस कर लेना। कल की तेज़ी के बाद आप उस जगह पर ऑलरेडी पहुँच चुके हो जहाँ पर आपको पहुँचना होता है। थोड़ी स्पीड ज़्यादा थी इसलिए 445 पॉइंट एक दिन में आ गए, एथिकली 2 दिन में आने चाहिए थे। अब आपको डिप का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा, अभी आपने ही बोला है, ये मैंने नहीं बोला, अभी आपने बोला है कि भाई मेरे को ऐसा जमता नहीं है और मैं थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी करूंगा, डिप पे भी आऊँगे। यही एग्जैक्टली जो मार्केट का वेव है, यही मार्केट की सोच है जो प्रिवेल करती है बाजार के अंदर। बस हम उसको डाटा से चेक कर लेते हैं, उसकी पावर चेक कर लेते हैं, यही बस ये हमारा काम रह जाता है। तो सिस्टम के अंदर ये बातचीत है या सिस्टम के अंदर ये आम जन धारणा है कि 24,200 से एक रेजिस्टेंस की रेंज शुरू हो गई। कल आप 24,200 के किनारे पे जाके बंद हुए हो, आपके पास ऊपर 95 पॉइंट का गैप डाउन दिख रहा है। मैं मान के चल देता हूँ ये 70-80 पॉइंट का गैप डाउन अगर हो भी जाता है तो वापस से आप 24,000 के इर्द गिर्द पहुँच जाओगे। ठीक है, तो आपके पास छोटा सा एक डिप आ गया। मैं एक स्टॉप के साथ आपने बोलना, जब आपने नंबर्स की शुरुआत की सृष्टि तो आपने कहा 800 भी पार हुआ, 900 भी पार हुआ, 24,000 भी पार हुआ, 24,200 भी पार हुआ। इसका मतलब ये आप बहुखूबी जानते हैं कि 23,800 से लेकर 24,200 के बीच में रेजिस्टेंस थे, नहीं तो आप ये लेवल की बात बोलते ही नहीं मेरे से। ये आप अच्छे से जानते हैं कि सारे रेजिस्टेंस थे और धड़ 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 करके पार हो रहे हैं। यही रेजिस्टेंस अब सपोर्ट की तरह कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अब आप कहाँ पे खड़े हो? 24,200 के आसपास। 100 पॉइंट का गैप डाउन लगेगा, हटा दिए 100 पॉइंट इसमें से। फिर क्या बचा? तो पहला सपोर्ट 24,000 का बचा, क्योंकि ये तो आप भी मानते हो। फिर दूसरा 23,900 का सपोर्ट बचा। तो 23,900, 24,000 ये एक सपोर्ट एरियाज बन गए अब, क्योंकि कल तक रेजिस्टेंस थे, कल ही कल में पार हुए तो आज सपोर्ट में कन्वर्ट हो गए। ऊपर जाते समय फिर से कहाँ रुकोगे? 24,200 पे, और 24,400 से आपका फिर से रेजिस्टेंस शुरू हो जाएगा। तो डिप मिलेगा, आपका रिस्क रिवॉर्ड उतना बेहतर होगा। लास्ट टाइम भी जब हमने आपसे प्लस करने के लिए कहा, ऐसे नहीं कहा कि आप प्लस कर लो, हमने आपसे कहा एक्युमुलेट कर लो, धीरे धीरे करो। मेरे को नहीं पता ये रैली कब आएगी, ये आज आएगी, कल आएगी। अच्छा, कोइंसिडेंटली जिसमें छुट्टी पे था उसी दिन ही आ गई, यानी कि कल आ गई थर्सडे को। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था फ्राइडे को होगा, तो 1 डे बिफोर हो गया। तो ये आपके सामने जो बढ़त है, इसको आप अपने ऊपर हावी मत होने दो, थोड़ा सा वेट करते रहो, छोटा मोटा डिप आते रहे, उसको प्लस करते रहो। और मान लीजिए किसी ने नहीं भी कर पाया, बाजार ने ऊपर ही खरीद लिया, कल ही खरीद लिया, तो मैं फिर से बोलता हूं, दिल छोटा मत करो, मत करो दिल छोटा। अभी बाजार को और चलना है, बट उसके लिए एक चीज की कंडीशन चाहिए, ये जो आप 13 से 19 पहुंचे हो ना, थोड़ा सा और चलाओ, या वापस डिप ले जाओ, वापस 13 पे ले जाओ, ताकि एंट्री करने का मौका मिले। मैं सुबह 7:30 बजे का शो सुन रहा था, तब आशीषा ने क्वेश्चंस पूछा अभिषेक से, तो अभिषेक ने भी यही बात बोली कि भाई अगर गैप डाउन से मिल रहा है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मैं सुन रहा था, उस समय गाड़ी में था। तो मेरे को भी ये पॉइंट मानना है कि या तो आप वापस नीचे ले जाओ थोड़ा सा, है ना, 13% होल्डिंग्स पे ले आओ, या फिर वापस थोड़ा सा ऊपर ले आओ। ये बीच के अधर में मत छोड़ो। अगर आप अधर में हो तो आप रुक जाओ। ठीक है जी, ये पॉइंट्स मैंने आपके लिए क्लियर कर दिए, रेजिस्टेंस सपोर्ट बता दिया, मार्केट को एक स्टोरी टेलर की तरह मैंने आपके सामने पूरी कहानी रख दी। अब आपको अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मेरे को लिख के भेज दिया कीजिएगा कि आपकी भाषा, आपके एग्जाम्पल्स, आपका तरीका इसमें थोड़ा सा ऐसे बोल देगा तो हमको अच्छे से समझ में आएगा, मैं वैसा कर दूंगा आपके लिए। ठीक है, बिल्कुल आप साफ चीज़ें उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गई होंगी। निफ्टी बैंक को भी एक बार चेक कर लेते हैं। डिम्पी, कल 550 अंकों की तेजी रही और
फंडामेंटली एक अच्छी चीज़ ये कह सकते हैं कि जो बिजनेस अपडेट्स आ रहे हैं बैंकों के, हालांकि छोटा बैंक है सीएसबी बैंक, लेकिन लोन ग्रोथ और डिपॉजिट ग्रोथ दोनों में 20% के आसपास की शानदार हमने बढ़त देखी है। और कल निफ्टी बैंक में 550 अंकों की एक संतुलित तेजी, निफ्टी जैसा नहीं भागा। उसकी वजह ये रही कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक तेजी आधे % के ही आसपास की रही। तो निफ्टी बैंक के लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? ये भी बाय ऑन डिप्स होगा आज? हाँ, ये भी बाइंग ऑन डिप्स ही है एक्चुअली। मैं आपको फिर से वही चार्ट दिखा देता हूँ। देखो, इसने भी 200 दिनों के एवरेज को टेस्ट किया बट ब्रेक नहीं किया। ये दोनों इंडाइसिस में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडाइसिस है, ज़्यादा कन्विक्शन वाला इंडाइसिस है। और कल ये भी डेज हाई पे जाके बंद हुआ करीब 500 पॉइंट का। आप देख रहे होंगे, ये मैंने पहले चार्ट बनाए हुए हैं, आपको पहले से दिखा रखा है कई बार मैंने। ये 200 दिनों की एवरेज मेंटेन हुई, फिर से आया ये। उस दिन डेट मैं आपको बता देता हूँ, ये 20 दिसंबर को भी इसने टेस्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद भी ये इसको तोड़ नहीं पाया। फिर एक और डेट भी बता देता हूँ मैं, ये थी 1 जैन को भी इसने उसी लेवल को टेस्ट करने की कोशिश की बट तोड़ नहीं पाया। तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो ये येलो कलर की लाइन है, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर जैसा है, पार ही नहीं हो रहा किसी से, होगा भी नहीं, है ना। तो फिलहाल ये आप इसको मैंने अब थोड़ा और पीछे कर दिया, आप देखोगे तो बहुत अच्छे से मेंटेन्ड है ये एवरेज को 200 दिनों की एवरेज कहते हैं। ये एक्चुअली 50,500 पे आके बनती है। और अभी आप कहाँ पे ट्रेड कर रहे हो? 51,500 के ऊपर हो आप, तो आप 1000 पॉइंट दूर हो उस एवरेज से। तो आपके पास डिप होने की भी चांसेस हैं और बढ़त होने के भी चांसेस हैं। बढ़त तो एफआईएस की होल्डिंग से ही आएगी, है ना, और कुछ अर्निंग से आएगी, क्योंकि अब हम शुक्रवार की तरफ हैं आज, और आज ख़त्म होते ही सारी छुट्टियां, सब एग्जाम्पल सब खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट वीक से सब लोग काम पे आ जाएंगे, जो इधर उधर गए भी हैं वो भी काम पर आ जाएंगे। आई होप एफआईएस की भी होल्डिंग्स तेज़ी से शेक करेगी, बढ़ेगी या घटेगी मेरे को नहीं पता, बट शेक ज़रूर करेगी। तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट करते हैं कि बैंक निफ्टी पे भी आपको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। अब आते हैं लेवल्स पे। बात ज़्यादा बताने के लिए इसमें कुछ है नहीं, लेवल्स में बता देता हूँ। क्योंकि 50,500 है, ये तो आपका सीरीज़ का स्टॉप लॉस है, 200 दिनों की एवरेज भी है। अदरवाइज आप चाहें तो 50,800 और 51,000 ये आपके लिए एक सपोर्ट की तरह काम करेंगे। इसमें मैंने डिप इंक्लूड कर दिया आपका। डिप कैसे इंक्लूड किया? क्योंकि आप 600 पॉइंट पे बंद हुए हो। अगर मान लो किसी वजह से 1:3 की रेशो भी काम कर जाए निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर, कि 100 वो गिरेगा, 300 मैं गिरूंगा, तो 300 पॉइंट आप गिर भी दोगे तब भी आप 51,000 को टेस्ट करने नहीं जा रहे। तो 51,000 51,200 की रेंज का एक बाय जोन क्रिएट कर लो अपने लिए। मिल जाएगा ठीक है, नहीं मिलेगा तो देखेंगे, तब की तब देखेंगे, ठीक है। चलते मार्केट के अंदर फिलहाल अभी पकड़ने की बात, जल्दबाजी ना करना, एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, धीरे धीरे करके आपको बस आएगा ना मार्केट। अभी आज थोड़ी आ रहा है बजट तो 1 फ़रवरी को आएगा। और मार्केट को देखो 400 पॉइंट चलने पे सभी लोगों को ये चिंता हो गया कि बहुत चल गया, है ना। अभी सृष्टि भी बता रही थी नहीं बहुत चल गया, अभी आप भी कह रहे हैं कि बैंक निफ्टी भी बहुत बढ़िया से चला है। अभी तो 400-500 पॉइंट चले हैं। आपको मालूम है ना हाई हम कितना दूर है? हम तो 54-55 हज़ार के हाई बने हुए हैं हमारे, और बैंक निफ्टी में तो 25,000 तक के हाई बने हुए हैं। तो अभी तो आप उनसे बहुत दूर हो, लेकिन अभी चला नहीं है। हाँ, बट एक दिन में इतनी बड़ी तेजी आती है तो लोगों को फील गुड कुछ और अलग तरीके से होने लगता है। वैसी कोई दिक्कत नहीं है, होल्ड करके बैठो। अगर किसी ने गलत, मान लो कि 51,500 में भी किसी ने खरीदा है, तो भाई साहब आपने गलत नहीं किया। अपना दिल छोटा मत करो, शांति से बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं। बाजार के अंदर वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं है, वो खतरनाक होती है, क्योंकि वो आप कितना ही दिमाग लगा लो ऊपर आएगा ही नहीं या चलेगा ही नहीं मार्केट। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं है, छोटा मोटा डिपेंडेंस वाली प्रॉब्लम है, और धीरे धीरे करके दूर हो रही है। मेहमान अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं स्क्रीन पर। अक्षय पी भागवत हमारे साथ जुड़ चुके हैं जेम फाइनेंशियल से। वैशाली पारिक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैशाली मैम बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। और अक्षय सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। वैशाली मैम आपसे शुरू करते हैं। एक फिल्म का डायलॉग है, ये तो होना ही था। आखिरकार 14% एफआईएस की होल्डिंग पे 400 पॉइंट निफ्टी का चलना, ये तो होना ही था। लेकिन ये 400 पॉइंट एक दिन में चल गया, इसलिए बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि बहुत बड़ी तेजी एक साथ आ गई है। एक्चुअली बस मेरे को आपसे यही समझना है कि अभी प्रॉफिट थोड़ा सा बुक कर लें या फिर कैरी ओवर ट्रेड लें। और दूसरा, जो कल नहीं खरीद पाए, मतलब 1-2 दिन पहले एकुमुलेट नहीं कर पाए, उनको वापस मार्केट मौका देगा ना एकुमुलेशन का। वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो यस, बाउंस बैक ये तो होना ही था, सही में ये होना ही था।
सो नियर टर्म रेजिस्टेंस जैसे हमने देखा 24,350 का है। तो फिलहाल आज हम देख रहे हैं कि गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट्स डाउन है, तो आई थिंक एक खरीदारी का मौका अभी भी है। एंड अभी भी बाउंस बैक ही कहा जा सकता है। अगर 24,350 को भी क्रॉस करता है तो 24,500 24,600 का नेक्स्ट लेवल दिख सकता है। और बैंक निफ्टी की बात करें तो कंपैरेटिवली 200 डे मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट किया है, वहां से बाउंस आ रहा है और फ्रंट लाइन में काफी बैंक्स में स्ट्रेंथ भी दिख रही है। सो नेक्स्ट टारगेट जो दिख रहे हैं हम वो है 52,200 टू 52,500। तो मेरे ख्याल से इसमें भी बाय ऑन डिप्स ही रहेगा स्ट्रेटेजी। सो व्यू फिलहाल पॉजिटिव है। व्यू पॉजिटिव है, बाय ऑन डिप्स, गिरावट पर आपके लिए खरीदारी के मौके बनेंगे। ये वैशाली जी का व्यू है। वैशाली जी गुड मॉर्निंग। अक्षय जी गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए आज। अब शेयरों से शुरुआत कर लेते हैं। अक्षय जी आपके पास आएंगे, बताइए फिर आज खरीदना क्या है? जिनको इंडेक्स में नहीं जाना है, स्टॉक में मौके खोजने हैं। कल हमने ऑटो में, आईटी में, बैंक फाइनेंशियल में अच्छी तेजी देखी है। आज के लिए आपकी नजर कहां पर गई है? सबसे पहले गुड मॉर्निंग अभिषेक जी, सभी को गुड मॉर्निंग। और कल आपने सही कहा कि कल दिन था बैंक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज और ऑटो का। तो जो स्टॉक्स, मैंने 2 स्टॉक्स चुने हैं मॉर्निंग में, तो बिफोर प्री मार्केट, तो वो दोनों यही क्षेत्र से है। एक आईटी क्षेत्र से है जो टीसीएस है, जिसमें हमने एक अच्छी गेन इंट्राडे में देखी कल। और अब देखें तो अभी क्वार्टरली नतीजे भी स्टार्ट होंगे, आईटी से स्टार्ट होंगे, तो आईटी में एक मोमेंटम जो है बना रहेगा। तो इसके चलते टीसीएस बाय करने की राय रहेगी फॉर टारगेट्स ऑफ 4262 और 4281। स्टॉप लॉस आपको 4097 का बनाना है। दूसरा ट्रेड है फाइनेंशियल सर्विसेज से पीएफसी, जिसने एक सपोर्ट, ट्रेडिंग सपोर्ट एरिया से रिकवर करा है। तो मोमेंटम काफी स्ट्रांग था डे ट्रेडिंग में। फाइनेंशियल सर्विसेज का दिन था और उम्मीद कर रहा हूँ कि ये स्टॉक 474 और 481, ये 2 टारगेट्स जल्दी छूने की कोशिश करेगा। इसमें ये ट्रेड में आपको 449 का स्टॉप लॉस बनाना है। ठीक है, तो चलिए ये दो काउंटर्स अक्षय जी की तरफ से, जहां पर दोनों ही काउंटर्स में खरीदारी की राय है। और पीएफसी पर भी ध्यान रखिए, आज कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई हैं जिसके चलते एक एक्शन देखने को मिल सकता है। और 474 481 के टारगेट्स यहां पर सुझा रहे हैं अक्षय जी। और साथ ही आईटी दिग्गज टीसीएस पर भी एक बाय कॉल। वैशाली जी गुड मॉर्निंग, आपसे समझना चाहेंगे आपके स्टॉक कॉल्स कहाँ पर हैं? वेरी गुड मॉर्निंग। सो एक्चुअली देखा जाए तो ओवरऑल एफएमसीजी काउंटर में एक बाउंस बैक की सेक्टर में ही एक स्ट्रेंथ दिख रही है। यहाँ से डाउनसाइड इज वेरी लिमिटेड। और दूसरा है जैसे कि ऑटो हम सभी ने देखा है कि अच्छे से चल चुका है। सो ऑटो एंसिलरी, सो वन ऑफ देम इज समर्थ मदरसन। कल एक अच्छा सा मोमेंटम और बॉटम आउट साइड दिख रही है। सो आई थिंक 153 के स्टॉप लॉस के साथ इसको 165 के ट्रेडिंग टारगेट के लिए ये कंसिडर किया जा सकता है। और दूसरा है टाटा कंज्यूमर, इसमें भी एक बॉटमिंग फेज दिख रहा है। सो 900 के स्टॉप लॉस के साथ फर्स्ट टारगेट रहेगा 960। ऑलराइट, तो ये दो कॉल्स आती हुई वैशाली की तरफ से भी, जहां पर टाटा कंज्यूमर्स पर एक पॉजिटिव नज़रिया, कंजम्पशन और साथ ही ऑटो एंसिलरी स्पेस से सैमिल, ये दो काउंटर्स पसंद आ रहे हैं। पर चलिए अब आगे बढ़ेंगे और फोकस करेंगे जी एंटरटेनमेंट पे, क्योंकि यहाँ से जुड़ी एक बड़ी खबर आई है। क्योंकि जी एंटरटेनमेंट और पुनीत गोयनका की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ गई हैं, क्योंकि सेबी ने सेटलमेंट की अर्जी जो है वो ठुकरा दी है। इसी के साथ ही मार्केट रेगुलेटर जांच का दायरा भी बढ़ा दिया है। आइए पूरी खबर जानते हैं। हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा हमारे साथ हैं डिटेल्स बताने के लिए। अंकुर। जी हाँ, सूत्रों का यही कहना है कि जी एंटरटेनमेंट या सुभाष चंद्रा के खिलाफ सेबी ने चार्जेस वापस नहीं ले लिए हैं। एक ऑर्डर आया है 2 जनवरी को, जहां पर सेबी ने प्रोसीजर्स का हवाला देते हुए जो चार्जेस थे, जो सेटलमेंट ऑर्डर था, शो कॉज नोटिस था, उसको वापस ले लिया है। और यहां पर साफ साफ बोला गया है कि फाइंडिंग्स जो हैं फर्दर इन्वेस्टिगेशंस की, वो एक डिसीजन का कारण है। इनफैक्ट यहाँ पे ऑर्डर में ये भी साफ बोला गया है कि जो सेटलमेंट एप्लीकेशंस थी जो फाइल की गई थी पुनीत गोयनका, सुभाष चंद्रा द्वारा, उनको रिजेक्ट कर दिया था। और इन्वेस्टिगेशन फाइंडिंग जो है अब वो मोर इंटीग्रेटेड, यानी कि एक साथ एक ही ऑर्डर में होगी। तो ऐसा नहीं है कि सारे चार्जेस वापस ले लिए गए हैं या फिर सेबी अब कोई जांच नहीं करेगा, बल्कि एक और ऑर्डर आने वाला है। आपको याद होगा कि कंफर्मेटरी ऑर्डर पास किया था सेबी ने जी एंटरटेनमेंट के खिलाफ,
और अब एक्सपेक्टेशन यही है कि फाइनल ऑर्डर में सारी फाइंडिंग्स को ध्यान में रखा जाएगा। ये जो पूरा मामला है वो सेक्शन 11B ऑफ सेबी एक्ट के तहत यहाँ पे प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ेंगी, लेकिन सेबी की जांच अभी भी जी एंटरटेनमेंट के खिलाफ चल रही है और सूत्र हमें ये बिल्कुल कंफर्म कर रहे हैं। ठीक है, अंकुर एक खबर बता रहे हैं, बैक टू बैक इसको ट्रैक भी कर रहे हैं, तो इस खबर के लिए शुक्रिया अंकुर आपका। जी एंटरटेनमेंट वैसे भी उस जगह पर आके बंद हुआ है जहाँ पे सारी नेगेटिव खबर ऑलरेडी लगता है प्राइस में डिस्काउंटेड है। पंकज पांडे इस बीच मेरे को स्क्रीन पे दिख रहे हैं। पंकज सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। इसी खबर के साथ शुरू करूँगा। सर आप ट्रैक करते होंगे जी एंटरटेनमेंट, अगर ट्रैक करते हैं तो एक खबर ये आई है कि एक सेटलमेंट करना चाहते थे, तो वो सेटलमेंट सेबी के साथ था। सेबी ने इंक्वायरी बिठा रखी है, आपको मालूम ही है। तो उसके बाद सेबी ने कहा है कि भाई नहीं, हमें आपका सेटलमेंट का जो प्रपोजल है उसको हम ठुकराते हैं और अपनी जांच के तरीके को जैसे बढ़ाना है हम वैसे ही हम अपना बढ़ाएंगे, हमारा तरीका जैसे है हम वैसे ही करेंगे। यानी कि सेबी से कोई रिलीफ नहीं है, और ये रिलीफ कंपनी के ऊपर नहीं है सर, ये रिलीफ इंडिविजुअल होनी चाहिए थी। यानी कि ये तो पुनीत गोयनका को मिलती है ना, तो वो नहीं मिली है। तो मार्केट में हमने ये बार बार देखा है कि जब जब टॉप मैनेजमेंट ऑफ द जी एंटरटेनमेंट उनको कोई भी रिलीफ नहीं मिलता किसी भी तरीके का, तो शेयर रिएक्ट करता है पॉजिटिव। एक बार सर आपका टेक इस पूरी खबर पे। जी गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आई थिंक ओवरऑल ये शेयर तो हम ट्रैक नहीं करते, बट आई थिंक ओवरऑल अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपके जो एफएमसीजी कंपनीज हैं उनका वॉल्यूम ग्रोथ वगैरह काफी वीक है। ये सबसे बड़े स्पेंडर होते हैं, तो उस हिसाब से एड स्पेंड वगैरह भी काफी बहुत ग्रो नहीं किए हैं। एंड आई थिंक जी एंटरटेनमेंट में ऑलरेडी आपके काफी सारे सीजी रिलेटेड इश्यूज थे, जो भी पास्ट एमएनए थे वो सब नहीं हो रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ये स्टॉक अभी टच करना चाहिए, अनलेस कुछ और चीजें आगे निकल के आती इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ रेट। तब तक मेरे हिसाब से एटलीस्ट मैं तो इस स्टॉक को रेकमेंड नहीं करना चाहूंगा। ठीक है, अब वैसे भी एक पॉइंट और भी है, जो एक इन्वेस्टर होता है ना उसको एक साफ़ सुथरा शेयर चाहिए। हाँ, तो ये साफ़ सुथरा शेयर अभी उस लिहाज से नहीं है। अगर वैसे देखा जाए तो देखो, इस पर सेबी वाला मैटर भी चल रहा है ना। आपको पता है कि अभी वापस खबर ये आ रही है कि सोनी के साथ डील करने के लिए इंटरेस्टेड है। तो भाई पहले आपने मना क्यों किया फिर? चलो ठीक है, आपने मना कर दिया, बोले जी मेरे को तो पोजीशन चाहिए एमडी वाली, तो बोर्ड ने तो आपको एमडी की पोजीशन नहीं दी। तो बहुत सारे इफ और बट लिटिगेशंस कॉर्पोरेट के अंदर ही अंदर जुड़े हुए हैं। कंपनी की बैलेंस शीट में कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी की मैनेजमेंट और काम करने के तरीके को लेकर दिक्कत है। इसलिए रैली कहाँ से कहाँ पहुँच गई। जी एंटरटेनमेंट अभी भी 123 का है। मैं इसमें ये बात तो गर्व से कह सकता हूँ डाटा को देख के कि इसमें रिक्वायरमेंट बहुत है, चलने की गुंजाइश बहुत है, बट ये सारी चीज़ें ठीक होनी चाहिए। इसलिए पंकज सर की बात बिल्कुल ठीक है कि क्यों ऐसे शेयर्स में जाना जहाँ पर अभी थोड़ा लिटिगेशंस है या थोड़ा कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट या गवर्नेंस का थोड़ा इशू चल रहा हो। आगे बढ़ जाएं, साफ सुथरे शेयर्स पर आते हैं। कल मार्केट के टॉप गेनर्स में से मैंने शेयर छांट लिए है कुछ, और जहाँ पे पोजीशंस काफ़ी बढ़िया बनी है, जरा वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें से आज चेक करवाता हूँ। बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस दोनों ही शेयर्स एक बार ज़रा दिखाना। वैशाली मैम, कल बजाज ग्रुप के इन दोनों शेयर ने बिल्कुल हाहाकार सा मचा दिया। ऐसा लग रहा है कि शायद बजट में, मैं ऐसा नहीं कुछ मैं गेस नहीं मार रहा, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि बजट में थोड़ा सा रिलीफ शायद एफएम लोगों के हाथ में डिस्क्रिशनरी इनकम के रिगार्डिंग दें, क्योंकि टैक्स का बहुत बड़ा इशू है जिससे पूरा देश इसमें जूझ रहा है, और ये मैम एफएम के कानों में भी बात जाती होगी। तो थोड़ा सा डिस्क्रिशनरी इनकम को बढ़ाने के लिए कुछ पॉइंट उठाए जा सकते हैं। एक बार आपका टेक बजाज फिनसर्व पे और बजाज फाइनेंस पे। फाइनेंस की बात करें तो यस, कल बहुत ही एक अच्छा सा मूव आया, वॉल्यूम भी एक्सेप्शनली हाई है। सो आई थिंक 7000 का अभी एक अच्छा सा बेस बन चुका है, एंड जो प्रीवियस हाई है इसको भी ये क्रॉस कर चुका है। तो आई थिंक ये स्टॉक को थोड़े डिप में जरूर कंसिडर किया जा सकता है। अराउंड 7150 या कुछ थोड़ा रिट्रेस हुए तो वो लेवल आइडियल रहेगा एंट्री लेने के लिए। और आगे जाके हम देख सकते हैं दैट इसमें अगर ये लेवल सही रहे तो 7800 के भी टारगेट्स यहाँ से मिल सकते हैं। सो बजाज फाइनेंस में व्यू पॉजिटिव है, और बजाज फिनसर्व में भी सिमिलर, बट ऑफ कोर्स इट नीड्स टू क्रॉस 1750 लेवल्स। एक बार 1750 लेवल्स को क्रॉस करता है और सस्टेन करता है तो आई थिंक इसमें भी एक तेजी दिख सकती है टुवर्ड्स 1850 1900। डन।
पॉइंट टेकन। तो ये आप थोड़ा थोड़ा बाइंग और डिप्स करें, जैसे से मैम बोल रही हैं, जो लेवल्स आपका आपने सुना भी जाना भी, उन सब पे हमने स्टैंपिंग भी कर दी है। खैर, खबरों वाले शेयर और ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स दोनों भी आपके लिए रेडी है। शरद आपको बताएंगे आज स्टॉक्स इन न्यूज़, और जिनें नागर आपको बताएंगे आज ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स। दोनों मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, आपसे कर रहे हैं पहले शुरू, स्टॉक्स इन न्यूज़ ज़रा बताइए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डिम्पी। अब जो है Q3 अपडेट्स भी आने लगे और इसको हम ट्रैक करने लगे हैं। सबसे पहले बात करें तो ऑफकोर्स दिसंबर सेल्स के हीरो मोटोकॉर्प के आंकड़े जो है कमज़ोर आए हैं, लेकिन जो कमेंट्री आया आगे जाते हुए वहाँ पे उन्होंने मोमेंटम को लेके जो है एक अच्छी कमेंट्री दी है। तो ऑफकोर्स देखना होगा हीरो मोटोकॉर्प आज कैसे रिएक्ट करता है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करें तो लोन ग्रोथ में स्ट्रेंथ देखने मिला है और अक्रॉस एडवांसेस और डिपॉजिट्स में अच्छी ग्रोथ आई है। लार्जली स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स ऑपरेशनली आया है। एवेन्यू सुपरमार्ट इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, लेकिन बहुत क्वार्टर के अंडर परफॉर्मेंस के बाद एक पॉजिटिव, आप कह सकते हैं एनालिस्ट एस्टिमेट से बेटर नंबर्स देखने मिले स्टैंड अलोन रेवेन्यू में भी, और कैपेसिटी एडिशन जो स्टोर एडिशन होता है वो भी इनलाइन देखने मिला है। MOIL की बात करें तो सबसे बेहतरीन तीसरे तिमाही की सेल्स कंपनी ने रिकॉर्ड की है और आगे जाते हुए उन्होंने कहा है कि मोमेंटम ग्रोथ जो है बना रहेगा। और आखिर में बात करेंगे अपडेट्स को लेके हिंदुस्तान जिंक में, जहाँ पे रिफाइंड मेटल प्रोडक्शन में लगभग 3% का ग्रोथ आया है और ओवरऑल जो है ऑपरेशनल पैरामीटर्स के कारण जो है एक अच्छी प्लांट अवेलेबिलिटी की स्टेटमेंट भी आई है। तो लार्जली इनलाइन टू गुड सेट ऑफ ऑपरेशनल अपडेट कहेंगे। लेकिन खबरों वाले शेयर्स पे भी फोकस कर लेते हैं। यहाँ पे बाइकॉन पे नज़र रखिएगा। कंपनी को अप्रूवल आ गई है ऑर्गन ट्रांसप्लांट की ड्रग को लेके, और ये चाइना की जो है इम्पॉर्टेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी वहाँ से देखने मिली है। IRFC ने MOU साइन किया है REMC के साथ, जो कि राइट्स का ही आम है, और राइट्स को भी लगभग 70 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर भी मिला है। तो IRFC और राइट्स को भी आप ज़रूर जो है नज़र रखिएगा। पर ये तो अहम खबरों वाले शेयर्स हैं, लेकिन ब्रोकरेजेस के लिस्ट भर चुके हैं। 2025 के कुछ पिक्स आ रहे हैं, तो बहुत सारे नए नए कंपनीज़ के भी जो आउटलुक्स देखने मिल रहे हैं, तो जिन्हें मेहनत तो बहुत की होगी आपके ब्रोकरेजेस निकालने में। तो क्या क्या है आज? बिल्कुल कई सारे ब्रोकरेजेस है जिसके दम पे आज स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। शुरुआत करते हैं जुबिलेंट फूडवर्क से। जेफरीज की रिपोर्ट है, उनका एक हाई कन्विक्शन आइडिया है जुबिलेंट फूडवर्क्स। अगर हम टारगेट प्राइस देखें तो 1000 रुपये का है और बाय जो है मेंटेन किया है। उनका मानना है कि आउटलुक आगे जाके काफ़ी इंप्रूव होगा, स्पेशली जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है वहाँ पे एक अनुमान उनका है काफ़ी अच्छे से ग्रो करेगा। उनको लगता है कि मिड टू हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ हमें देखने मिल सकती है SSSG के मैट्रिक में। इसके अलावा EBITDA की बात करें तो वहाँ पे उनको लग रहा है कि जो मार्जिन्स है ऑलरेडी बॉटम आउट हो चुके हैं CY24 में, और आगे चलकर यहाँ से अब एक इंप्रूवमेंट नज़र आ सकती है। इसके बाद बात करेंगे ONGC की, तो जेफरीज की रिपोर्ट है बाय रेटिंग मेंटेन है, टारगेट प्राइस है 375 रुपीज़ का। उनका मानना है कि जो भी रिसेंट करेक्शन हमें देखने मिली है, करीब करीब 30% की करेक्शन देखने मिली है, उन्हें लग रहा है एक ओवरडन है और यहाँ से एक हमें बुलिश या फिर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। उनका मानना है कि जो कंसोलिडेटेड EPS है वो भी आगे चल के बेनिफिट करेगा, क्योंकि आउटलुक जो है अर्निंग्स का HPCL वो एक इम्प्रूव्ड होता हुआ नज़र आया है। उसके अलावा जो रिसेंट रेगुलेटरी टेक हमें देखने मिला, एक्शंस देखने मिले, वो भी एक कंपनी के अर्निंग्स को एड करते हुए नज़र आएंगे। इसके बाद बात करते हैं एवेन्यू सुपरमार्केट्स पे। तो कंपनी ने अपना एक Q3 के नंबर्स रिपोर्ट किए थे, और अगर हम अपडेट देखेंगे तो काफ़ी ब्रोकरेजेस नोट है। पहला तो मॉर्गन स्टैनली, वहाँ पे उन्होंने अंडरवेट रेटिंग दिया है, टारगेट प्राइस है 3702 का। देखेंगे मैक्वायरी, वहाँ पे भी एक अंडर परफॉर्मेंस रेटिंग है 3700 का, लेकिन CLS है उन्होंने आउट परफॉर्मेंस रेटिंग दिया और टारगेट प्राइस है 5360 का। ओवरऑल अगर हम रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो कंसेंसस के इनलाइन एस्टिमेट्स में ही था। हालांकि आगे चलकर ओवरऑल एवरेज देखेंगे तो अभी भी 8.2% पे नज़र आ रहा है ग्रोथ वर्सेस टू हिस्टोरिकल एवरेज। तो आगे चलकर कंपनी कैसे रिपोर्ट करते हैं की फैक्टर रहेगा। इसके अलावा बात करते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल और EMS स्पेस पे, ये भी फोकस में रहेंगे। दो रिपोर्ट से, पहला तो है नोमुरा, उनको लगता है कि स्ट्रक्चरली जो एड है विंड है वो कंपनी को एक हेल्दी मोमेंटम ग्रो करने में मदद करेगा। मैक्रो टेलविंड्स ये भी EMS बास्केट को हेल्प करेंगे आगे चलकर। एक स्लोअर ग्रोथ जो है दूसरे ड्यूरेबल सेगमेंट्स में नज़र आते हैं। अगर हम EMS में देखें तो AC और केबल ये हाई ग्रोथ स्टॉक्स या फिर एक हाई ग्रोथ इंडस्ट्री उन्हें नज़र आती है। उनका जो टॉप पिक्स है वो है डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ और वोल्टास। डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के लिए बाय रेटिंग मेंटेन है, टारगेट प्राइस है उनका 22,256 रुपीज़, और वहीं वोल्टास के लिए भी बाय रेटिंग मेंटेन है, टारगेट प्राइस है 2140 रुपये के आसपास। इसके बाद बात करेंगे जेफरीज़ की रिपोर्ट पे, तो उन्होंने भी कहा है कि जो इंडियनाइजेशन थीम है वो 2025 के लिए की रहेगा EMS के लिए। उसके अलावा जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन और कंपोनेंट्स प्ले है
वो भी एक हेल्प करेंगे EMS इंडस्ट्री को आगे जाकर। उनकी टॉप पिक्स देखेंगे तो एम्बर एंटरप्राइज, डिक्सन टेक्नोलॉजीज़, केन्स टेक्नोलॉजीज और सिरमा है, सभी पर बाय रेटिंग है। एक डिक्सन टेक्नोलॉजीज पे अंडरवेट रेटिंग है, टारगेट प्राइस है 12,600 रुपये का। ठीक है जिन्हें, और शुक्रिया आप दोनों का, बहुत बहुत शुक्रिया ये सारे के सारे अपडेट देने के लिए। तो तमाम खबरें हैं, बड़ी खबरें हैं और अपडेट्स आ रहे हैं, उन पर फोकस करेंगे। और इसके साथ साथ अब जो नतीजों का सीज़न शुरू होगा उसके लिए भी कमर कस के आप रखिए, बहुत अच्छे मौके आपको मिलने वाले हैं। लेकिन डी-मार्ट से शुरुआत करेंगे। नंबर्स इसके ऑपरेशनल जो नंबर्स आए हैं वो अच्छे आए हैं, लेकिन ब्रोकरेजेस का भरोसा फिर भी है नहीं। एवेन्यू सुपरमार्ट पर मॉर्गन स्टैनली ने कहा है कि ग्रोथ ट्रेंड में कमजोरी जारी रहेगी। मैक्वायरी का कहना है कि क्विक कॉमर्स कंपनियों से प्रतिस्पर्धा रहेगी। लेकिन कल हमने देखा कि क्लोजिंग अच्छी देखे गया है ये शेयर, और 3400 रुपये के लेवल से लगातार रिकवरी वाले फेज में डी-मार्ट का शेयर है। डी-मार्ट पर एक राय जरा पंकज जी आपसे लेंगे, उसके बाद वैशाली जी आपसे एक बार टेक्निकल व्यू भी इस पर लेंगे, आप बने रहेगा हमारे साथ। पंकज जी कैसे देख रहे हैं ये नंबर्स को और उसके बाद ब्रोकरेजेस की कमेंट्री को? तो देखिए, जो Q3 के जो नंबर्स हैं वो तो काफी बेटर हैं YoY बेसिस या आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे, बिकॉज एक तो फेस्टिव सेल्स का इम्पैक्ट है। दूसरा है कि अगर जिस वजह से स्टॉक नहीं चल रहा, अगर आप फर्स्ट हाफ में देखें तो लाइक टू लाइक जो सेल्स ग्रोथ है करीब 7% रहा है। एंड आई थिंक चाहे वो रिलायंस हो या फिर डी-मार्ट हो, कहीं ना कहीं जो क्विक कॉमर्स कंपनीज हैं उनकी वजह से इनके जो ओवरऑल आउटलुक पे एक थोड़ा क्वेश्चन मार्क है कि उस तरीके से वो ग्रोथ मेंटेन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो हालांकि नंबर्स अच्छे हैं, बट मैं उम्मीद नहीं करूंगा कि ये स्टॉक में बहुत आपको ड्यूरेबल रैली मिलने वाला है। एंड विच इज वाई आई थिंक मेरे हिसाब से मैं अभी तो इन स्टॉक्स को कन्विक्शन आइडिया के तरफ नहीं देखता हूँ। आई थिंक कुछ और टाइम पास होगा प्रॉब्ली, जब तक क्विक कॉमर्स से क्लियर नहीं आता कि किस हिसाब से इम्पैक्ट होने वाला है ग्रोथ। आई थिंक तब तक मैं अवॉइड करूंगा। ठीक है, अभी अवॉइड लिस्ट में रहेगा, अभी कन्विक्शन बाइंग इस पर आपको नहीं करनी है। ठीक है, इस पर व्यू तो मिल गया। हीरो मोटोकॉर्प की बात कर लेते हैं। दिसंबर की जो बिक्री के आंकड़े आए हैं वो थोड़े से कमज़ोर आए हैं, 17.5% बिक्री घटी है और ये आ गई है 3.25 लाख यूनिट पर। हालांकि मैनेजमेंट ने कहा कि आगे डिमांड में सुधार देखने को मिलेगा। अच्छा, ऑटोज़ के जो कल आंकड़े आए थे दिसंबर बिक्री के, देखिए 4 व्हीलर के तो अच्छे थे, कमर्शियल व्हीकल में भी अच्छे थे, लेकिन 2 व्हीलर में थोड़ी सी नरमी हम अभी भी देख रहे हैं। आप आयशर को अलग करके देखिए, क्योंकि अलग सेगमेंट में है, थोड़ी सी लग्जरी, थोड़ी एस्पिरेशनल बाइंग होती है आयशर की, रॉयल एनफील्ड की बाइक्स की। लेकिन टीवीएस, बजाज ऑटो, हीरो मोटो, यहां पर प्रेशर हमें देखने को अभी भी मिल रहा है। वैशाली जी, एक बार हीरो मोटो के शेयर पर आप जरा व्यू दीजिए। कल तो अच्छी तेजी हमने देखी है क्योंकि पूरा बास्केट बजिंग था, बाइंग हीरो मोटो में भी हुई। क्या आज, हालांकि देखिए शुरुआत हो सकती है गिरावट पर हो, आपकी सलाह क्या होगी? क्या शॉर्ट के मौके से बन रहे हैं? तो वेल फिलहाल तो शॉर्ट के मौके मुझे नहीं लग रहा है, बिकॉज बाउंस बैक आने की उम्मीद रख सकते हैं। सो आई वुड से 4100 का एक सपोर्ट आवश्यक है, और अगर ये कल के हाई को क्रॉस करता है तो आई थिंक फर्दर एक अपवर्ड मूव भी आ सकता है। बट अगर 4100 लेवल्स टूटे तो फिर आई थिंक एक नई सेलिंग स्ट्रेटजी बन सकती है। 1100 टूटा तो फिर मंदड़ियों की गिरफ्त में हीरो मोटो का शेयर जाएगा। ठीक है, बढ़िया है। वैशाली जी, आपको शुक्रिया कहेंगे, कोई डिस्क्लोजर आप शेयर करना चाहेंगी? बस ये हमारी टेक्निकल रीडिंग है, सो ऑलवेज फॉलो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की सलाह लेके इन्वेस्टमेंट्स करिए। थैंक यू मैम, थैंक यू आज समय देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपना व्यू भी शेयर करने के लिए। एक और कंपनी जिसके की अपडेट्स अच्छे आए हैं वो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का। कल हमने सीएसबी बैंक के अच्छे अपडेट देखे, आज हम बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अच्छे अपडेट दे रहे हैं। संकेत ठीक है कि अगर छोटे बैंकों के भी अगर डिपॉजिट, अगर लोन ग्रोथ के आंकड़े अच्छे आ रहे हैं तो फिर जो बड़े बैंक हैं वहां से भी भरोसा बन सकता है। डिपॉजिट में करीब करीब 13.5% की ग्रोथ है और नए लोन्स की बात करें यानी कि एडवांसेस की बात करें तो उसमें 21% के आसपास की बढ़ोतरी है। ईयर ऑन ईयर के ये आंकड़े हैं। अक्षय जी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र को लेकर फंडामेंटली भी बड़े एक्सपर्ट्स व्यू देते रहे हैं कि सही स्पेस में ये बैंक है। आप जरा इसके चार्ट चेक करके बताइए कि क्या इसमें तेजी करनी चाहिए?
बैंक ऑफ महाराष्ट्र में गए 4 महीने से हल्की सी हमने एक बिकवाली का फेज देखा है। 70 से लेके 52 उसका करंट मार्केट प्राइस है। और पर एक पॉजिटिव साइन है कि गए 3 महीने से कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिमांड 50 और 55 के रेंज में आती हुई दिख रही है। बाइंग थोड़ी सी बन रही है। तो अभी तक कोई ब्रेकआउट वाला मूव या मोमेंटम कैचअप वाला मूव तो नहीं बन पा रहा है, पर बाय एंड होल्ड की स्ट्रेटेजी आप कर सकते हैं। जिनके पास ऑलरेडी है शेयर, उनको 45 के स्टॉप लॉस से बने रहना है। कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि 50 एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट है, जिसके चलते थोड़ा सा एक उछाल स्टॉक आपको 55 60 या 65 तक एक 1.5 से 2 महीने में दिखा सकता है। तो ये टारगेट्स के लिए आप बने रह सकते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म वाला काउंटर अभी तक मुझे नहीं दिख पा रहा है ये। तो शॉर्ट टर्म तेजी अगर आपको करनी है 60-65 टारगेट्स के लिए 1-1.5 महीने के होल्डिंग से, तो जरूर आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। इसके नंबर आने के बाद ऑटो स्टॉक्स में कुछ कुछ बाइंग तो वापस लौट रही है। जैसे मारुति के अंदर कल 5-5.5% तक की बढ़त थी। आगे चल के मार्केट में खबर ये भी है कि शायद ऑटो को लेकर थोड़ा और रिलीफ बजट के अंदर आ सकता है। पंकज सर, एक बार आपका टेक चाहिए ये ऑटो के काउंटर्स में, स्पेशली मारुति, टाटा मोटर्स, M&M, आइशर मोटर्स। ये कल बढ़िया बंद हुए हैं सब। आइशर मोटर्स तो बाकायदा कल 8% ऊपर जाके बंद हुआ है। एक बार आपका टेक चाहिए। ठीक बजट से पहले ये इतनी स्मार्ट रैली आई है और एकदम से आ गई है। ये कहीं अपॉर्चुनिटी लॉस तो नहीं कर रहे हम सब? तो देखिए, एक जो कंसेंसस व्यू ऑटो में बन रहा था कि पिछले साल ऑटो ने अच्छा किया है तो इस साल मंदी की उम्मीद थी, बट आई थिंक जो दिसंबर के नंबर्स हैं काफी ब्राइट हैं। स्पेशली अगर आप देखें एमएनएम में ओवरऑल जो इनका इस साल का वॉल्यूम ग्रोथ है करीब 20% है। एंड अच्छी चीज ये है कि जो ट्रैक्टर इनका जो सेगमेंट था वो भी करीब इस बार इस मंथली नंबर में 20% का ग्रोथ आया। तो ओवरऑल एक्सपेक्टेशन है कि करीब 9% का ग्रोथ उधर भी आएगा। तो टॉपिक वो हमारी वो रहती है। एंड आई थिंक ओवरऑल अगर आप आइशर वगैरह में देखेंगे तो आइशर के नंबर एटलीस्ट एक्सपेक्टेशन म्यूटेड थी, तो उसके हिसाब से नंबर्स काफी बेहतर आए हैं। एंड आगे जाके उम्मीद है कि जो ये 6% का ग्रोथ इनका अब तक आया है वो थोड़ा आगे जाके बेटर हो सकता है। मारुति का को मैं बहुत ज्यादा ड्यूरेबल बेसिस पे अभी फिलहाल नहीं देखता हूँ, बिकॉज पूरे साल का अगर आप ग्रोथ देखें तो 5% ही है। एंड स्टॉक में एक रीसेंट करेक्शन आया है। एंड इनके जो प्रोडक्ट के लाइनअप को लेके कोई बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट लगता नहीं। हालांकि रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, बिकॉज स्टॉक में हमने ओवरऑल ठीक ठाक करेक्शन देखा है। तो मेरे हिसाब से टू व्हीलर क्योंकि ऑलरेडी जनरली अच्छे कर चुके हैं, तो उसमें आइशर मोटर रिलेटिवली बेटर निकल के आता है। एंड आई थिंक फोर व्हीलर में अगेन आपका M&M टॉपिक रहता है। मारुति रिस्क रिवॉर्ड बेटर है तो ठीक है, अदरवाइज मैं उसको ड्यूरेबल बेसिस पे नहीं देखता। एंड आई थिंक ओवरऑल आर सेंसेस की प्रीमियमाइजेशन जो ट्रेंड है वो ऑटो में बरकरार रहेगा। एंड आई थिंक उसका सबसे बड़ा जो बेनिफिशियरी है वो महिंद्रा एंड महिंद्रा है। और हमारी ईयरली पिक में महिंद्रा हमने टॉपिक दिया हुआ है विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 3600। ओके ठीक है, ये ऑटो पे टेक हो गया। दो शेयर और पता करता हूँ, एक सिप्ला और एक ल्यूपिन लेके आइएगा जरा। अक्षय पी भागवत, इन दोनों को जरा चेक करना, क्योंकि अब हम पूरी तरह से अभी भी उस कॉशियस नोट से बाहर नहीं निकले हैं। ठीक है, कल की तेजी आई सो आई, वो अलग बात है। क्या ल्यूपिन और सिप्ला में अभी भी पोजीशंस बना लेना? ल्यूपिन तो टिपिकली ब्रेकआउट कैंडिडेट है। जी बिल्कुल। तो जो नया साल था एक फार्मा के पॉजिटिव रैली के साथ हमने स्टार्ट करते हुए देखा। बस कल थोड़ा ठंडा पड़ा फार्मा, क्योंकि ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट ने रिकवर करा। फार्मा में जो फ्लो था थोड़ा सा धीमी गति से हमने देखा। पर अगर आप ये दो स्टॉक्स की बात करें तो सिप्ला में एक क्लैरिटी मिल रही है कि गए 3 महीने से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस इसका बन चुका है, करीबन 1490 के आसपास। अभी स्टॉक एक पॉसिबल ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है, और वो ब्रेकआउट पॉइंट रहेगा प्रायर मंथ हाई का, जो करीबन 1550 के ऊपर है। क्लोजिंग 1537 की है। तो 1550 ये ब्रेक करने दे, आपको मोमेंटम बिल्कुल मिल जाएगा इस स्टॉक में। ब्रेक करते ही आप 1620 या 1640 के टारगेट आप जल्दी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ब्रेकआउट इनको प्रीएम्प्ट करना है वो अभी बाय कर सकते हैं, या मोमेंटम बेस्ड ट्रेडर्स हो तो ब्रेकआउट के बाद बाय कर सकते हैं। पर एक कल में कुल मिला के पॉजिटिव व्यू है सिप्ला में। और लुपिन की अगर बात करें तो बिल्कुल आपने बहुत सही पहचाना डिम्पी जी, ये भी एक ब्रेकआउट कैंडिडेट है। इसमें ब्रेकआउट ऑलमोस्ट हो चुका है, क्योंकि अगर आप इसकी प्राइस एक्शन देखें तो जो एक रेजिस्टेंस बैंड हुआ करता था 2300 पे, जहां पे काफी कॉल राइटिंग भी हुआ करता था, इसको गए 3 ट्रेडिंग सेशन में अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ब्रीच करा है। तो कंपैरेटिव स्ट्रेंथ लुपिन में ज्यादा है।
तो ये काउंटर मेरे हिसाब से 2475 2500 की ओर जाने की तैयारी कर रहा है। तो बाय एंड होल्ड वाली रणनीति अब बनाए। मोमेंटम इंटैक्ट है, तो ये ब्रेकआउट हो चुका है इसमें, तो शायद यहाँ से एक तरफा बड़ा मूव ना मिले, बट आने वाले दिनों में आपको 2500 तक लुपिन जल्दी दिखा सकता है। ठीक है, डन। क्योंकि अभी प्री ओपनिंग के टिक आएंगे, उससे पहले पंकज सर, आप कल्याण ज्वेलर्स को ट्रैक करते हो क्या? अगर करते हो तो फिर आपसे पूछता हूँ क्वेश्चन, नहीं करते तो फिर टेक्निकली पूछता हूँ। ट्रैक नहीं करता। करते हैं पंकज सर? नहीं करते, ठीक है, कल्याण डन। तो ज्वेलर्स फिर नहीं एक काम करते हैं, मैं जरा अक्षय पी भागवत के पास वापस ही आता हूँ, क्योंकि फिर मेरे को उसमें ज़्यादा होगा नहीं पूछने के लिए। अब आप जरा चार्ट दिखाइएगा मेरा वीकली वाला, जो मैंने अपनी स्क्रीन पर डाला है। कल्याण ज्वेलर्स के अंदर क्या बढ़िया ब्रेकआउट वैसे आ रहा है। वैसे इसके अंदर अगर आप देखेंगे, एक किसका 52 वीक भी दिखा देना, साल का हाई भी दिखाना, पैसा डबल हुआ है इसी साल 2024 के अंदर। ये 300 साढ़े 300 का शेयर था, आप साल का देखोगे तो अभी करीब 750 रुपये का शेयर है। ये देखो आप, 429 रुपये जुड़े हैं। ये 750 में से 450 रुपये घटाओगे तो करीब 300 सवा 300 रुपये का रेट बनता है। ये क्या शानदार चला है साल भर में, 52 वीक में। ये इसकी बहुत खूबसूरती भी है, यही इसकी पावर भी है। अब मेरे वाला स्क्रीन पर जरा चार्ट दिखाना। अक्षय सर, आप देखोगे ना, 1 2 3 बार का रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर रहा है अभी ये मैंने वीकली बेसिस पर डाला है। कहोगे तो मैं आपके सामने मार्क भी कर देता हूँ। दिस इज़ 1, ये सेकंड है और ये थर्ड है। ये तीनों को इसने पार किया है। तो एक बार ज़रा बताइए, अभी और चलेगा या फिर ये फॉल्स ब्रेकआउट जैसे माने? तो ट्रेंड तो पहली बात बहुत ही स्ट्रांग है, तो ब्रेकआउट अगर आज ना है तो थोड़े दिनों के बाद जरूर आना है इसमें, तो एक ब्रेकआउट का एंटिसिपेशन आप कर ही सकते हैं। अभी अगर बात करें गए 5 महीने में, अगर आप देखें कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक ट्रेडिंग के लिहाज से स्टॉक थोड़ा सा एक सप्लाई या वल्नरेबिलिटी दिखा रहा है। जब भी स्टॉक 780 या 790 के रेंज में आता है, तो वहां पे थोड़ा सा जो है, थोड़ा सा आप देखें सप्लाई प्रेशर बढ़ जाता है स्टॉक में। 3-4 अटेम्प्ट्स किया है स्टॉक ने ब्रेकआउट करने का। अभी मेरे हिसाब से कल भी एक अटेम्प्ट जरूर किया है। कल का क्लोजिंग करीबन 787 का है, जो रेजिस्टेंस बैंड के आसपास है। तो आज बहुत ही क्रूशियल रहेगा कि आज कल्याण ज्वेलर्स ब्रेकआउट कर पाता है कि नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं, आपको होल्ड करना है, क्योंकि जिस तरीके का सेटअप है, उम्मीद कर रहा हूं कि ये ब्रेकआउट अभी नहीं तो नेक्स्ट वीक में जरूर आ जाएगा, जिसके चलते टारगेट्स आपको 840 से 870 ये 2 टारगेट्स बनते हुए दिखेंगे। रिसेंट स्विंग हाई लो, जो स्विंग लो था वो 720 का था, उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस बनाना है। तो कुल मिला के पॉजिटिव ट्रेंड जरूर है। ब्रेकआउट ट्रेड जो फॉलो कर रहे हैं, आज बहुत ही क्रूशियल डे रहेगा। आज नहीं ब्रेक कर तो मे बी जल्दी ब्रेक कर जाएगा, पर कुल मिला के 800 प्लस के टारगेट के लिए बने रहने की राय रहेगी। 850 का टारगेट जोन का प्रेडिक्शन है मेरा। कल्याण ज्वेलर्स यहाँ पर रखते हैं नज़र। 800 के भी ऊपर के टारगेट्स जो हैं इस काउंटर में आते हुए दिख सकते हैं, ऐसा नज़रिया है। पर आज जो है कुछ एक ईएमएस से रिलेटेड काउंटर्स भी फोकस में रहेंगे ब्रोकरेज रिपोर्ट के चलते, जहाँ पर डिक्सन टेक, साथ ही एम्बर एंटरप्राइज, इन सभी पर फोकस रहेगा, क्योंकि जेफरीज की बेहद पॉजिटिव रिपोर्ट आई है इन सभी काउंटर्स पे। एक बार पंकज जी आपसे समझना चाहेंगे कि आप क्या नज़रिया रखते हैं ईएमएस स्पेस पे, क्योंकि साल 2024 में भी हमने इन सभी नामों को शानदार प्रदर्शन करते हुए देखा, पर साल 2025 में क्या इतनी रनअप के बाद थोड़ा सतर्क होना चाहिए या फिर अभी भी अपॉर्चुनिटी काफ़ी है? आई थिंक इस स्पेस में हम अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर रहे हैं, बट जैसे आपने हाईलाइट किया कि एक स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस काफी अच्छे रहे हैं, प्लस वैल्यूएशंस भी काफी रिच रहे हैं। तो अभी तक तो कोई वैल्यू बाय एरिया में स्टॉक हमें मिला नहीं है, बट यस अगर कोई करेक्शन होता है तो मेरे हिसाब से काफी अच्छा और इंटरेस्टिंग स्पेस है। एंड अगले 4-5 साल में आपको इस स्पेस में काफी अच्छी ग्रोथ निकल के आने वाली है। तो अभी जो है फिलहाल थोड़ा सा बच के रह सकते हैं आप ये सभी ईएमएस काउंटर्स पे, पर आज फोकस में ज़रूर रखेंगे इन सभी स्टॉक्स को, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कई सारे, अगर आप नोमेरा की बात करें तो वो भी डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ को प्रेफर कर रहे हैं, और जेफरीज़ ने भी बड़े टारगेट्स दिए हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ पे, इस पर फोकस ज़रूर बनाएंगे। पर आज जो है अगर हम बात करें तो नेस्ले और ब्रिटानिया का शेयर भी फोकस में रहेगा, क्योंकि CLSA ने अपने इंडिया पोर्टफोलियो में इनका जो वेटेज है वो बढ़ाया है, ऐड भी किया है। एक बार वैशाली जी, क्योंकि आप कंजम्पशन स्पेस की बात कर ही रही थी, ओके,
क्योंकि वैशाली जी जो है थोड़ा कंजम्पशन पे बात कर रही थी, तो उनसे टेक लेने का मन था, पर शायद अभी वो है नहीं। तो अक्षय जी, आप बताएंगे कि ब्रिटानिया, नेस्ले, ये दोनों ही काउंटर्स टेक्निकल फ्रंट पे कैसे दिख रहे हैं और क्या निचले स्तरों पे खरीदारी करनी चाहिए? जी तो एफएमसीजी या कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में आप देखें तो थोड़ी सी उछाल जरूर हमने देखी है गए 2-3 ट्रेडिंग सेशन में। पर अगर पहले नेस्ले का चार्ट स्टडी करूं तो जो ब्रॉडर चार्ट है, जो मीडियम टर्म चार्ट है, अभी भी थोड़ा वीकनेस दिखा रहा है। एक मोर ऑफ अ पुल बैक रैली कह सकते हैं आप, और एक शॉर्ट टर्म बेस बनाने की कोशिश है। तो ट्रेडिंग के मौके है फिलहाल। ओवरऑल ब्रॉडर ट्रेंड वीक होने के चलते बड़े टारगेट से काम न करने की सलाह रहेगी। 2200 का कल का क्लोजिंग था, तो मेरे हिसाब से ये पुल बैक रैली अगर और एक्सटेंड कर जाए तो बेस्ट के सिनारियो में फिलहाल 2250 ये टारगेट एरिया से एक 50 से 70 रुपए के गेंस के लिए आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिहाज से इसको बाय कर सकते हैं। बात करें ब्रिटानिया की, तो ब्रिटानिया में भी काफी हमने बिकवाली देखी गए 2-3 महीने में, पर यहाँ पे मोर क्लैरिटी है। और नेस्ले क्योंकि एक लॉन्गर टर्म प्राइस सपोर्ट जो है ब्रिटानिया का 4750 के आसपास, वो स्तर पे काफी स्टॉक रेजिलिएंट है, वो एरिया में काफी डिमांड बढ़ते हुए दिख रहा है। और यहाँ पे आप उम्मीद कर सकते हो कि स्टॉक अगर गेन करता है तो 5000 प्लस 5000 या 5100 ये टारगेट एरिया की छूने की कोशिश करेगा। तो कॉन्फिडेंस प्राइस वाइज ब्रिटानिया का बेटर है ओवर नेस्ले। दोनों में आपको चुनाव करना है तो ब्रिटानिया बाय करने की सलाह रहेगी। 5100 का रफ एक एस्टिमेट रहेगा टारगेट का, और आपको 4650 एक स्टॉप लॉस बनाना है। दोनों में अगर किसी एक का चुनाव करना है, नेस्ले या फिर ब्रिटानिया में से, तो ब्रिटानिया फिलहाल ज़्यादा पसंद आ रहा है और एफएमसीजी काउंटर्स पर फोकस ज़रूर रखेंगे, क्योंकि कुछ ही दिनों में हम देखेंगे कि जो इनके Q3 अपडेट्स है वो धीरे धीरे करके आना शुरू हो जाएंगे। पर इसी के साथ अक्षय जी, आपको बहुत बहुत हम शुक्रिया भी करना चाहेंगे। आज सुबह आपने वक्त निकाला और हमारे साथ अपने आइडियाज शेयर किए। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हमारे साथ आदित्य भी जुड़ चुके हैं। आइए उनका स्वागत करेंगे। आदित्य, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आपकी पिक्स बताइए, आज कौन से स्टॉक्स हैं आपकी लिस्ट में? गुड मॉर्निंग सृष्टि, शो पे बुलाने के लिए शुक्रिया। पहला स्टॉक मेरे रडार पे टाटा स्टील का रहेगा। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक मेटल्स में शॉर्ट कवरिंग रैली शायद हमें देखने मिल सकती है। हमने देखा है मैक्सिमम ऑटोज में एक शॉर्ट कवरिंग रैली आ गई, बैंक्स अच्छा चल चुके हैं, आईटी पहले चल चुका है। तो मुझे लग रहा है टाटा स्टील यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ऊपर में टारगेट 146 का लगा है और नीचे स्टॉप लॉस 134 का लगा है। सेकंड स्टॉक मेरे रडार पे BEL का रहेगा। सृष्टि, मुझे लग रहा है यहाँ पे एक अप मूव जो स्टार्ट हुआ था कल, वो कंटिन्यू होना चाहिए। ऊपर में टारगेट यहाँ पे 305 का आएगा और नीचे स्टॉप लॉस हमको 293 का लगाना। ऑलराइट, तो टाटा स्टील मेटल काउंटर्स जो हैं थोड़े शॉर्ट कवरिंग के लिए तैयार हो रहे हैं, ऐसा आदित्य का मानना है। तो टाटा स्टील और साथ ही BEL, ये दोनों ही काउंटर्स पर नज़र ज़रूर रखेंगे। पर इस बीच हमारे साथ शिवांगी भी जुड़ चुकी हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। शिवांगी, वेरी गुड मॉर्निंग। बताइए आपकी स्टॉक कॉल्स कहाँ पर हैं आज? बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग। तो हम देख रहे हैं कि मार्केट्स में बहुत ही अच्छी रिकवरी देखने को मिली है एंड जिस तरह से बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज हो रहा है, ये काफी एक पॉजिटिव नजर आ रहा है। तो ऐसे में कुछ स्टॉक्स हैं जो एक अच्छे खासे मोमेंटम विटनेस कर रहे हैं। कुछ मेरी नजर जो है कई फार्मा डायग्नोस्टिक स्पेस स्टॉक्स में है, तो इस पे भी हम नजर रखेंगे। बट मेनली NBFCs जो है वो अब फोकस में आ रहे हैं। तो बजाज फाइनेंस यहाँ मुझे काफी पसंद आ रहा है। काफी अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिली है। पिछले अपने लगभग जो रेजिस्टेंस लेवल था 7250 का, उसको बहुत ही बखूबी से सरपास किया है स्टॉक ने। और कल के सेशन में हमने ये भी देखा है कि कम से कम प्राइस सर्च के साथ 2% ओपन इंटरेस्ट एडिशन भी हुआ है तो लॉन्ग साइड में। तो यहाँ पे कुल मिला के तेजी कंटिन्यू होगी और नेक्स्ट जो टारगेट्स है वो 7700 तक के लिए खरीदारी करे, 7250 के एक स्टॉक के साथ। तेजी कंटिन्यू होगी और बाजार में भी तेजी कंटिन्यू हो, यही उम्मीद है, क्योंकि लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन से नए साल की शुरुआत जो है धुआंधार होती हुई नजर आ रही है। भले ही मिक्स क्यूज इस वक्त बाजार में आप देख पाएंगे FIs की, लेकिन खरीदारी कैश और वायदा बाजार में वापस लौटी है। गिफ्ट निफ्टी की तरफ से कमजोर संकेत जरूर थे, लेकिन प्री ओपन में मार्केट टिक्स अगर आप देखेंगे, निफ्टी, बैंक निफ्टी और साथ ही सेंसेक्स में हरे निशान के साथ शुरुआत के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स अप प्री ओपन में सेंसेक्स देखने को मिलेगा और साथ ही निफ्टी में भी हमने देखा करीब 150 अंकों की मजबूती थी
अब हम देख रहे हैं करीब 44 अंकों की मजबूती प्री ओपन इंडिकेटिव टिक्स में नजर आ रही है। रुपया जो है 3 पैसे की कमजोरी के साथ खुला है। हालांकि इस वक्त अगर आप देखें तो बिजनेस अपडेट्स का सिलसिला नतीजों से ठीक पहले, तिमाही नतीजों से ठीक पहले आना शुरू हो चुका है और ये बिजनेस अपडेट्स ऑन दी फेस ऑफ इट जो इस वक्त नजर आ रहे हैं, बैंक्स फाइनेंशियल्स के कुछ अपडेट्स आए, एवेन्यू सुपरमार्ट जैसी कंपनी के अपडेट्स आए, अपडेट्स अच्छे नजर आ रहे हैं जो कि बाजार के पॉजिटिव मूड को और बूस्ट अप कर रहे हैं। कल ऑटो और आईटी ने कमान संभाली, लेकिन आज आइए नवरत्न की सूची में और कौन से स्टॉक्स हैं जो कि खबरों के दम पर सुबह सुबह एक्शन दिखा सकते हैं और खबरें दिखा सकते हैं। नवरत्न की सूची लेकर शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग शरद, बताइए। गुड मॉर्निंग मानसी। तो Q3 अपडेट्स और दिसंबर अपडेट्स पे बाजार पे फोकस रहेगा और हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो यहाँ पे जो है दिसंबर सेल्स की बात करें तो 17% की जो है डाउनटिक आई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। हालांकि जो इनकी कमेंट्री आई है वो उसको ऑफसेट कर रही है, खासकर की जो डिमांड रिकवरी है उसको लेके, तो हीरो मोटोकॉर्प पे नजर रखिएगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की लोन ग्रोथ में भी बहुत अच्छी स्ट्रेंथ देखने मिली है। डिपॉजिट्स और एडवांस जो है अनुमान से बेहतर आए हैं और इसके कारण जो है स्टॉक में आज अच्छी पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल सकती है। बहुत क्वार्टर बाद जो है एवेन्यू सुपरमार्ट के जो नंबर्स में जो एक इम्प्रूवमेंट आया है और आप देखेंगे तो उनके जो रेवेन्यू आई है स्टैंड अलोन रेवेन्यू बेसिस या जो स्टोर एडिशन वो इनलाइन या एनालिस्ट एस्टिमेट से ज़्यादा आया है। ब्रोकिंग हाउसेज ने भी जो एक थम्स अप दी है, स्टॉक में अच्छी तेज़ी देखने मिल सकती है। मॉइल की बात करें तो यहाँ पे सबसे बेहतरीन तीसरे तिमाही के सेल्स देखने मिले हैं और 13% का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आया है। अब हम बात करें हमारा पांचवा स्टॉक पे, यहाँ पे रहेगा पेट्रोनेट LNG। कल जो थी भारी बिकवाली स्टॉक में देखने मिली थी, ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट आई थी, लेकिन अब जो है फॉरेन ब्रोकिंग हाउस कह रहे हैं कि JP मॉर्गन कह रहे हैं कि ओवर वेटिंग रेट रहेगी और जो टैरिफ रेगुलेशन का इशू है उसके प्रोबेबिलिटी कम है और आगे जाते हुए कैपेसिटी और सीजनल डिमांड जो है पॉजिटिव ट्रिगर रहेंगे। तो हम जो है थोड़ी सी जो है रैली देख सकते हैं पेट्रोनेट LNG में जो कल के करेक्शन के बाद। जी पे नेगेटिव न्यूज़ आया है, सेबी ने रिजेक्ट कर दिया है कंपनी और उनके प्रमोटर पुनीत गोयनका के जो सेटलमेंट की अर्जी है उसको लेके और फिर से इन्वेस्टिगेशन होगी, जांच, तो इसके लिए जो है नेगेटिव रिएक्शन स्टॉक में देखने मिल सकता है। अब याद रखिए ये लिस्टिंग नॉर्म वायलेशंस के प्रति सेबी का ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आया था। बाइकॉन के लिए पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट ड्रग की जो है अप्रूवल आ गई है चाइना के रेगुलेटरी बॉडी से, तो नेट पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा। और आठवां स्टॉक हमारा रहेगा जुबिलेंट फूड वर्क्स। जेफरीज की रिपोर्ट आई है, इसको हाई कन्विक्शन आइडिया उन्होंने कहा है, मेंटेन बाई रखा है, टारगेट प्राइस रखा है 1000 रुपीज़ पर शेयर और आगे जाते हुए आउटलुक इंप्रूवमेंट देखने मिल सकता है SSG ग्रोथ को लेके, क्योंकि लो बेस है और एक थोड़ी सेल्फ हेल्प मेजर्स भी कंपनी ले रही है ताकि कॉस्ट कटिंग इनिशिएटिव्स आए और मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट देखने मिले। और आखिरी स्टॉक हमारा रहेगा ONGC, हमारा बिग बोल्ड ब्रोकरेज है। जेफरीज की रिपोर्ट आई है, मेंटेन बाई रखा, टारगेट प्राइस 375 रुपीज़ पर शेयर का रखा है और वो कह रहे कि 30% जो करेक्शन स्टॉक में आई थी अब वो ओवरडन हो चुकी है और आगे जाते हुए जो HPCL का आउटलुक आया, जो रेगुलेटरी एक्शंस हो रही है उससे एक बुलिश नज़रिया बनेगा। तो ये 9 अहम स्टॉक्स है जहां पे आज एक्शन दिखेगा। शरद, आपका शुक्रिया हमारे साथ 9 के नवरत्न की सूची शेयर करने के लिए। और इस वक्त Q3 के नतीजों से ठीक पहले जो अपडेट्स आ रहे हैं और साथ ही सेक्टर स्पेसिफिक ऑटोमोबाइल स्पेस की अगर बात करें, फोकस रेडार पर ये सारे स्पेसेस हैं और साथ ही ऑयल मार्केटिंग कंपनियां। शुरुआत वहीं से करना चाहेंगे। ONGC पर जेफरीज की एक पॉजिटिव रिपोर्ट आई है और 375 तक के टारगेट्स भी मानकर चल रहे हैं ONGC के काउंटर पर। गुड मॉर्निंग आदित्य। ONGC प्री ओपन में भी हम देख रहे हैं अच्छी मजबूती के साथ ही ट्रेड करता हुआ। खरीदारी की राय ब्रोकरेज रिपोर्ट में बरकरार रखी गई है और टारगेट्स भी जो हैं वो 375 तक के आंके जा रहे हैं। आपकी राय क्या होगी ऑयल मार्केटिंग में? इनफैक्ट अगर आप देखें HPCL पर भी एक बार एक टेक जरूर दीजिएगा। बिल्कुल मानसी, गुड मॉर्निंग। शो पे बुलाने के लिए शुक्रिया। एक बहुत अच्छा शानदार ब्रेकआउट देखने मिल रहा है ONGC में। अगर हम पहले ONGC की बात कर लेते हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल से ब्रेकआउट आया है, पॉजिटिव डाइवर्जेंसेस दिख रहे हैं मुझे मल्टीपल टाइम फ्रेम पे, तो डेफिनेटली एक बुलिश नजरिया है यहाँ पे ONGC के ऊपर। और आज के ओपनिंग सेशन पे अगर स्टॉक थोड़ा फ्लैट या माइल्ड पॉजिटिव खुलता है 1% के आसपास, तो फ्रेश एंट्री कर सकते हैं बिल्कुल। ऊपर में लक्ष्य हमको 265 का लगाना है, 260 से 265 का अच्छा टारगेट बैठेगा यहाँ पे, और नीचे स्टॉप लॉस यहाँ पे 242 का लगाना है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड के लिहाज से भी मुझे लग रहा है काफी बेहतरीन है, ये एक ट्रेड लेना चाहिए जो। अब अगर हम HPCL की बात कर ले तो बहुत ही बेहतरीन चार्ट सेटअप है इसका। एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट आने वाला है, इसको हम इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स भी बोल सकते हैं या कप एंड हैंडल भी बोल सकते हैं। करंट लेवल्स पे बिल्कुल खरीदारी की सलाह रहेगी। ऊपर में 440 का लक्ष्य लगाना है और नीचे स्टॉप लॉस हमको 408 का लगाना है।
चलिए, तो 408 का नीचे स्टॉप लॉस एचपीसीएल एक्सपर्ट्स के रेडार पर टेक्निकली अभी रहा है और इसी के चलते एचपीसीएल पर भी एक राय हमने इस वक्त आदित्य से जानी और ओएनजीसी ऑफ कोर्स ब्रोकरेज के रिपोर्ट के दम पर इस वक्त एक्शन दिखाता हुआ। राइट्स के स्टॉक प्राइस को पुल अप करना चाहिए। शिवांगी, लोकोमोटिव रिपेयर के लिए कंपनी को ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है और इस वक्त प्री ओपन में अगर देखें 2.5% की तेजी, क्लियर न्यूज फ्लो है जिसका इम्पैक्ट नजर आ रहा है। क्या ये चार्ट्स पर भी आपको दिखता है? वेरी गुड मॉर्निंग मानसी। तो यहाँ पे राइट्स की अगर हम बात करें तो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे यहाँ पे हमने देखा है कि पिछले लगभग 7 से 8 महीनों से गिरावट देखने को मिली है। ऑफ कोर्स अभी एक पुल बैक मूव जरूर देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है कि ये 305 के ऊपर कितना सस्टेनेबल रहता है। सो 305 विड बी एन इम्पोर्टेंट लेवल। इन लेवल्स को ध्यान रखते हुए हम ट्रेड करें। स्विंग ट्रेड है, एक पोजिशनल बाय नहीं बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, एक स्विंग ट्रेड है, पोजिशनल बाय तो खैर नहीं है। शिवांगी, एक दो शेयर जरा आप और बता सकते हैं बैंकिंग में से, जहाँ पे आपको बैंक्स में कोई ठीक लग रहा हो, तो कोई भी एक शेयर जो आपको बैंक में ठीक लग रहा हो। जी बिल्कुल, बैंकिंग की बात करें तो सबसे जो पसंदीदा काउंटर अभी है वो एचडीएफसी बैंक। बहुत ही अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिली है कल के सेशन में, और कल हमने देखा है कि कम से कम यहाँ पे 6% का ओपन इंटरेस्ट शेड हुआ है शॉर्ट साइड का, और जिस तरह से बैंक निफ्टी भी अब स्ट्रेंथ होल्ड करते हुए नजर आ रहा है, तो ये एक काउंटर है जो लीड करते हुए दिखेगा। वैसे भी हम देख रहे हैं कि हैवी वेट्स में ज्यादा फोकस रहेगा, तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम खरीदारी के मौके ढूंढे। 1850 तक के लक्ष्य यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, अच्छा, मेरे को ऐसा लगा शायद आप कोटक बैंक के बारे में ज़रूर बोलोगे, क्योंकि कोटक के अंदर तो बहुत ही शानदार मूव आया है। एक कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हुआ है, और 3-4 दिन पहले भी हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे कि 1820 1830 ज़रूर पहुंचेगा। अब आप कल देखो, कोटक ने 1830 बंद किया, आज 20 रुपये और जोड़ेगा तो 1850 हो गया। और ये आप एक दिखा सकते हैं हफ्ते भर का चार्ट अगर आपके पास अवेलेबल हो तो, जरा 3-4 दिन पहले का मंडे से दिखा दीजिए, 30 तारीख से ही, क्योंकि डेरिवेटिव एक्सपायरी में इसका जो रोल ओवर की पोजीशंस आई या जो सिस्टम इंडिकेट कर रहा था उसमें बढ़िया मूवमेंट मिला। आप ये देखोगे 100 रुपये चला है, 5.5% 7 डेज़ के अंदर करीब करीब। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन एचडीएफसी भी नोटिस करने वाला है, 1800 का साथ नहीं छोड़ रहा, और शिवांगी का मानना है कि ये बेहतरीन एक शेयर और हो सकता है आज के सेशन के लिए। ठीक है, इंडिकेटिव टिक्स के हिसाब से जो शेयर्स फ्रीज हुए हैं उसमें से एक शेयर मैं जरा आदित्य से और पता कर लेता हूँ। आदित्य, अडानी पोर्ट ठीक लग रहा है? अडानी पोर्ट थोड़ा बहुत अपमूव इसमें आ सकता है, मुझे लग रहा है डिम्पी जी, क्योंकि एक 20 डीएमए के ऊपर सस्टेन कर रहा है, स्टॉक कंसोलिडेशन से बाहर निकला है, बट थोड़ा और कॉन्फिडेंस आएगा मुझे इसमें 1250 के ऊपर। अगर 1250 के ऊपर स्टॉक सस्टेन करता है आज के ट्रेडिंग सेशन पे, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है यहाँ पे एक 1310 से 1350 का लक्ष्य ऊपर में बैठता है, और नीचे स्टॉप लॉस फिर हमको 1210 का लगाना है। तो 1250 के ऊपर एक कन्विक्शन बाय रहेगा, लेकिन सेटअप कहीं ना कहीं बुलिश बनता है जिसका लग रहा है मुझे डेफिनेटली। ठीक है, सेटअप थोड़ा बुलिश लग रहा है आपको, और थोड़ा आज गैप भी कर रहा है, हालांकि गैप बहुत बड़ा नहीं है। ये जी एंटरटेनमेंट की जो रिजेक्शन हुआ है वो इस शेयर को नुकसान नहीं बल्कि हरे निशान में रखेगा, और यही बात अभी पंकज सर से हम थोड़ी देर पहले समझ भी रहे थे जब हमने ये बात आपके सामने रखी कि कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। जो रिजेक्शन हुआ है कंपनी का नहीं हुआ, रिजेक्शन इंडिविजुअली है। जाँच पुनीत गोयनका के ऊपर चल रही है, कंपनी के ऊपर नहीं चल रही है। तो जो प्रपोजल दिया जा रहा है सेटलमेंट का वो अलग तरीके से सेबी ने रिजेक्ट कर दिया। तो आप ये सोचिए कि एक देश की इकलौती ऐसी कंपनी है जहाँ पर प्रमोटर्स को दिक्कत आएगी, वहाँ कंपनी को बेनिफिशियरी होगा। अब आप भले ही ज़रा बड़े गैप के साथ नहीं खुल रहे, लेकिन गैप डाउन भी नहीं खुल रहा है। एनी हाउ, मार्केट के अंदर आज जो सिस्टम बना या फिर जो आपको दिख रहा होगा सुबह सुबह 90 पॉइंट SGX निफ्टी, वो कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रही है ना। बट हाँ, SGX निफ्टी ऐसा नहीं है कि अपना असर नहीं दिखाएगा, हो सकता है ओपनिंग के बाद एक छोटा सा डिप लग जाए, आप उसके लिए प्रिपेयर रहना, वैसी कोई दिक्कत नहीं है ना। और आपको निफ्टी बैंक भी कोई बहुत ज़्यादा लाल निशान में नहीं दिखेगा, सिर्फ 38 पॉइंट ही आपको गैप डाउन ओपनिंग कर रहा है। HDFC के पास भी आज हल्का सा गैप डाउन ओपन मिलेगा, क्योंकि लेवल्स फ्रीज हुए हैं, मैं वही लेवल्स आपको बता रहा हूँ। लेकिन एज सच कोई प्रॉब्लम मेरे को दिख नहीं रही है, ना ही मेरे को इसके अंदर कोई बड़े क्रैक दिख रहे हैं, ना ही कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है मार्केट के अंदर। छोटा मोटा पुल बैक आना था, कंपल्सरी पुल बैक 14% लॉन्ग होल्डिंग्स पे, वो आया,
19% लॉन्ग होल्डिंग्स हो चुकी हैं, अभी भी गुंजाइश है, इसलिए जब जब भी डिप मिले आप इसको प्लस के लिए ही रखें। फिलहाल इंडाइसेस में कोई दिक्कत नहीं, अब तो स्टॉप लॉसेस भी काफ़ी डीप चले गए, काफ़ी नीचे चले गए हैं कल की तेज़ी के बाद। मार्केट खुला है आज फिर से एडवांस डिक्लाइन बेहतर लेके खुला है और आपको 1100 शेयर बढ़कर दिखेंगे। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, भले फ्रीज हरे निशान में हुआ हो लेकिन एक छोटा सा डिप मारेगा ज़रूर, वो एग्जैक्टली आपको 24-25 पॉइंट का दिख रहा है और करीब 80 पॉइंट का बैंक निफ्टी पर भी दिख रहा है। लेकिन कोई खास चिंता करने की बात नहीं है क्योंकि जो क्रिटिकल एरियाज़ है वो तो काफ़ी नीचे चले गए हैं। वो था 23,800 का जो काफ़ी नीचे है और बैंक निफ्टी का तो 200 दिनों का डेमा वो 50,500 पे है और अभी हम 51,500 पे ट्रेड कर रहे हैं, तो ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं दिखती मेरे को। उल्टा ये डिप तो अपॉर्चुनिटी है बाय करने के लिए, जब तक हम एफआईज की लॉन्ग होल्डिंग को 25% से नीचे रखते हैं तो ये डिप बार बार आपके काम आएंगे। सिर्फ 30 पॉइंट का नुकसान है मार्केट के अंदर इस समय। इंडिया विक्स 10-5 मिनट बाद देख लेना आप। HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर और जो 6 मैं शेयर्स आपको हर रोज़ दिखाता हूँ वेटेज के हिसाब से ज़रा स्क्रीन पर दिखा देना। एक तो HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, L&T, HUL, इन्फोसिस एंड TCS का कॉम्बो। ज़्यादातर शेयर्स में देखोगे आप भले लाल निशान है लेकिन कोई बहुत ज़्यादा नहीं है तेज़ गिरावट। HUL तो बकायदा 13 रुपये ऊपर है। अब HDFC बैंक जो थोड़ी देर पहले फायर लाल निशान में होता वो भी हरे निशान में आ चुका है, भले बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा बट हरे निशान में आ चुका है। कहने का लब आप सिर्फ इतना ही है कि मार्केट में एज सच कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ चंगा सी वाला मार्केट अभी भी दिख रहा है। 1491 एडवांसेस और 1500 शेयर हैं डिक्लाइंस के अंदर। फटाफट से हीट मैप दिखाते जाओ, इन बिटवीन में बढ़ने और गिरने वाले शेयर्स की सूची भी आपकी स्क्रीन पर रख देता हूँ। आप देखेंगे आज ONGC निफ्टी का टॉप गेनर बन रहा है। कोटक बैंक जिसके बारे में हम थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे, मेरे को तो एक्सपेक्टेशन था कि शायद शिवांगी वही बोलेंगे बट कोई बात नहीं, कोटक बैंक भी नोटिस करने वाला। हमने तो आपको एक बहुत पहले ही बताया था, 3-4 दिन पहले हमने आपको कोटक बहुत ज़ोर से बताया था कि आप इसको रखना ज़रूर, अच्छा बेनिफिट आएगा। इसके अलावा SCL टेक, M&M, HUL, ये कुछ एक और शेयर्स हैं जो शुरुआत में बढ़ रहे हैं। अगर आप हीट में आप देख रहे थे ना थोड़ी देर पहले निफ्टी का, तो थोड़ा डिफेंसिव का बोलबाला है। ऐसे ही फार्मास्यूटिकल्स को तब तक मत छोड़ो जब तक एक पूरी तरह से कॉशियस नोट से बुलिश नोट पे नहीं आ जाते। अभी भी मार्केट में कॉशियस नोट है, यानी कि संदेह के साथ बढ़त को देखा जा रहा है। जब ये बुलिश नोट में कन्वर्ट हो जाएगा तब आप FMCG का या फार्मा का साथ छोड़ना। ये पावर के कुछ एक स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर सिलेक्टेड होकर रखिएगा। हालांकि अभी सर्दियां चल रही हैं, नॉर्थ में तो कोई ज़्यादा पावर के बारे में अभी सोचता नहीं है, बट हाँ पावर कंपनीज़ की वैल्यूएशन और इनकी बिजनेस मॉडल्स काफ़ी बेहतर हो गए हैं पिछले 3-4 साल के मुकाबले अगर आप चेक करेंगे तो फंडामेंटली भी काफ़ी सारे लोग अब इन पे बुलिश होते हैं। थोड़ी देर पहले ही, कुछ दिन पहले ही PFC REC के बारे में भी एक बड़े मेहमान हमको यहाँ पे बता के गए प्लेटफॉर्म पे। निफ्टी ऑटो इंडेक्स आज फिर से थोड़ी तेज़ी दिखा रहा है। बड़े शेयरों में आज स्ट्रेंथ नहीं है बट आज एंसिलरीज में थोड़ी स्ट्रेंथ है। ये थोड़ा डिले इफेक्ट आता है, वो आ रहा है। ये निफ्टी के मिड कैप में देखो आप ऊपर स्क्रीन पर फिर से आपको PFC और REC ही दिखेगा और साथ ही जी एंटरटेनमेंट भी ऊपर आ गया है और इसके अलावा येस बैंक भी ऊपर है। जी एंटरटेनमेंट बकायदा 3% उस समय ऊपर आ चुका है और मैंने बात सुबह ही आपके सामने रखी थी कि जब जब प्रमोटर्स के खिलाफ कोई भी एक्शन उठेगा कंपनी चलेगी और ये रेयर केसेस में से होता है ना। हीरो मोटोकॉर्प पे हल्का सा प्रेशर है और इसके अलावा जहाँ पे और थोड़ा सा प्रेशर है मैं वो शेयर्स भी बता देता हूँ। सेंचुरी प्लाई 3% नीचे, इसके अलावा विजया डायग्नोस्टिक है वो भी 3% नीचे है। इप्का लैब, यूनाइटेड स्पिरिट्स, M&M, आइशर मोटर, इन सब ने आज अपना साल का हाई हिट नया टेस्ट किया है। तो एक कुछ मार्केट की ओपनिंग है और अगर आप वापस मार्केट पे देख रहे हैं तो बैंक निफ्टी इन ग्रीन, बैंक निफ्टी हरे निशान में आ गया। निफ्टी में सिर्फ 13 पॉइंट की गिरावट है। इंडिया विक्स जो कि फियर और वॉलेटिलिटी का सूचक है वो भी 13.5 पे चल रहा है, जो कि बहुत ही कंफर्टेबल जोन में है। मार्केट के अंदर नो फियर एंड लिमिटेड वॉलेटिलिटी ये उसको इंडिकेट भी कर रहा है। नाउ निफ्टी भी तैयारी कर रहा है वापस से ग्रीन में आने की। तो जो शुरुआती छोटा सा झटका लगता था मार्केट को वो लगा। मार्केट बैक ऑन ट्रैक ऑन शॉर्ट कवरिंग, वो आपको दिख रहा है। ये मार्केट की ब्रेथ 130 शेयर बढ़कर कामकाज कर रहे हैं। NSE BSE के नंबर्स भी आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। एंजॉय कीजिएगा और धीरे धीरे करके प्रॉफिट बुक भी करना, नहीं तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगाना। जैसे आपको ठीक पड़े वैसे ज़रूर करना। अब मेरे सहयोगी मेहमानों से कनेक्ट करके आपके सामने ओपनिंग के ट्रेड रख रहे हैं।
तो चलिए ओपनिंग ट्रेड्स में हमारे सभी एक्सपर्ट्स से उनकी कॉल्स लेना शुरू करते हैं। और अक्षय, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, बताइए ओपनिंग के बाद कहां पर है आपकी नज़र? ऑलराइट, अक्षय शायद अब हमारे साथ है नहीं शो पर आदित्य आपसे शुरुआत करेंगे, बताइए कहां पर है आपकी नज़र? बैंकिंग में ही थोड़ा बहुत तेजी मुझे देखने मिल रहा है सृष्टि। मुझे लग रहा है कि जो बहुत बीटन डाउन स्टॉक्स थे शायद उसमें थोड़ा शॉर्ट कवरिंग रैली हमें और देखने मिल सकता है। तो दो स्टॉक्स मेरे रडार पे हैं फिलहाल अभी। एक इंडसइंड बैंक है, मुझे लग रहा है, जो कि एक यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग रैली का एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है। ऊपर में 1050 से 1100 का टारगेट्स आएगा और नीचे हमको स्टॉप लॉस लगाना है यहाँ पे 975 से 980 का। और सेकंड स्टॉक मेरे रडार पे एसबीआई का है। सुबह सुबह हम देख रहे हैं एक अच्छी बाइंग पैटर्न इमर्ज होकर आ रही है एसबीआई में, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये एक अच्छा मूव दिखाएगा। ऊपर में 830 के टारगेट्स आ सकते हैं और नीचे में स्टॉप लॉस यहाँ पे 795। ऑलराइट, एसबीआई यहाँ पर आप रखिए नज़र। बैंकिंग स्पेस में थोड़ा सा रुझान ज़रूर है और अभी निफ्टी बैंक अपने आप को हरे निशान में होल्ड भी कर रहा है। तो देखते हैं कि ये दिग्गज बैंक किस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं। पर शिवांगी, आपका व्यू जानना चाहेंगे, कहाँ पर है आपकी नज़र, क्योंकि आप भी कुछ बैंकिंग काउंटर्स को ट्रैक ज़रूर कर रही थी। शिवांगी, आपके ओपनिंग ट्रेड्स? मैं ट्रैक कर रही हूँ आज ओएनजीसी। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव दी है। लगभग जी मैं ट्रैक कर रही हूँ ओएनजीसी। यहाँ पे बहुत ही अच्छी शॉर्ट लगभग पिछले 5 महीनों टॉप लोअर बॉटम फॉर्म है, तो एक अच्छी यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बैठ रही है। वीकली बेसिस पे भी हमने देखा है कि एक अच्छे सपोर्ट लेवल से ही रिवर्सल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम खरीदारी करें 265 के टारगेट्स के लिए और 250 के स्टॉप लॉस के। ऑलराइट, तो ओएनजीसी यहाँ पे 265 के टारगेट्स जो हैं शिवांगी के नज़र में हैं, यहाँ पर है उनका फोकस। और आप देखिए ओएनजीसी निफ्टी का टॉप गेनर फिलहाल साबित होता हुआ दिख रहा है। पर इस बीच एफएनओ स्पेस से डीमार्ट के शेयर को पुल अप करेंगे, जहाँ पर 10% का अपर सर्किट जो है लग चुका है। सीएलएसए ने यहाँ पर ये भी जताया कि जिस तरीके से इनकी ग्रोथ देखने को मिली है वो काफ़ी अच्छी रही है इस बार, और उन्होंने अपनी 5000 से भी ज़्यादा के टारगेट्स को बरकरार रखा था। ये स्टॉक में एक एंट्री का भी मौका नहीं मिला और आप देखिए 10% का अपर सर्किट डीमार्ट पे लगता हुआ। इसके साथ ही साथ एलएनटी फाइनेंस और साथ ही पीएफसी आरईसी जैसे शेयर्स जो कि ब्रोकरेज रिपोर्ट के रेडार पे थे, वो काउंटर्स भी बस करते हुए नजर आए हैं। ब्रॉडर मार्केट से भी अभी फिलहाल सपोर्ट भरपूर है, पर साथ ही अगर हम देखें तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र स्ट्रॉन्ग अपडेट्स के चलते 4% का तेजी यहाँ पे, और मॉइल में भी प्रोडक्शन के आंकड़ों के चलते लगभग 4% का यहाँ पर उछाल है। पर एक बार आपसे समझना चाहेंगे पंकज जी, क्योंकि हाल फिलहाल जितने भी एनबीएफसीज हैं उनमें गिरावट ज़रूर देखने को मिली थी। उनकी एमएफआई बुक में जिस तरीके से स्ट्रेस रहा या फिर अनसिक्योर्ड लेंडिंग को लेकर कुछ चीज़ें जो सामने आई, आपका क्या टेक है? क्या सिलेक्ट एनबीएफसीज में अब पॉजिटिव होने का समय आ गया है, और कुछ एक स्टॉक्स जो कि आप हाईलाइट करना चाहेंगे? देखिए बीएफएसआई एज अ स्पेस में अगर आप देखें तो अगर टॉप 100 निफ्टी के एनएससी के टॉप 100 स्टॉक देखते हैं तो बीएफएसआई उसमें सबसे बड़ा पोर्शन है। एफआई की जो सेलिंग है सबसे ज्यादा मैक्सिमम ऑयल एंड गैस एंड बीएफएसआई सेक्टर में। एंड जब तक एफआईज रिटर्न नहीं करते हैं मैं ड्यूरेबल परफॉर्मेंस, प्राइस परफॉर्मेंस नहीं देखूंगा। अभी आप नंबर के हिसाब से देखिए तो हालांकि ग्रोथ ओवरऑल ठीक है, बट जो कहीं ना कहीं जो एक प्रेशर निकल के आ रहा है वो अनसिक्योर्ड बुक में आ रहा है, बिकॉज आरबीआई की तरफ से भी प्रेशर है कि आप अनसिक्योर्ड बुक को ज्यादा मत ग्रो करिए। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि बीएफएसआई अभी इतनी जल्दी कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं आने वाला है। हालांकि उसमें एक निश प्लेयर्स हैं जैसे कि इरडा हो गया जो कि काफी अच्छा लगता है मैं, जहाँ पे आपको 28-30% की ग्रोथ मिल सकती है। सिमिलरली बॉटम अप में अगर आप देखेंगे तो जैसे सीएसबी बैंक है, इनकी 50% बुक है जो है वो गोल्ड लोन पे है, एंड गोल्ड लोन का जो ग्रोथ है इनका काफी अच्छा है। जो स्पेस हमें बीएफएसआई में पसंद है वो आपके एएमसीज है, क्योंकि ओवरऑल सेंस ये है कि जो इस साल है आपकी अर्निंग्स नॉर्मलाइज होंगी तो मार्केट का परफॉर्मेंस भी नॉर्मल ही होना चाहिए और मिड टीन में होना चाहिए। एंड एएमसी में आपको बैलेंस शीट रिस्क कैरी नहीं करते हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ महीने में हमने एचडीएफसी एएमसी रेकमेंड किया हुआ है, हमने निप्पॉन एएमसी रेकमेंड किया हुआ है, और हमारे जो न्यू ईयर पिक है उसमें हमने आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी रेकमेंड किया हुआ है। तो आई थिंक ये एक स्पेस है जहां पे आपको वो सारे इश्यूज
बैलेंस शीट रिलेटेड नहीं नजर आते हैं, और यहाँ पे आपको हाई टीन काइंड ऑफ ग्रोथ बिल्कुल दिख सकती है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन है ऑफ अर्निंग ग्रोथ, आई थिंक कहीं ना कहीं उस डायरेक्शन में जा रहा है। तो एएमसीज मेरे हिसाब से स्टैंड आउट करती हैं कंपेयर टू ऑल दी अदर प्लेयर्स इन दी बीएफएसआई स्पेस। ओके, बीएफएसआई स्पेस में इन पर्टिकुलर एएमसीज पर फोकस है पंकज का, और ये चुनिंदा प्लेयर्स जिस पर वो नज़र भी रख रहे हैं। लेकिन इस वक्त अगर आप देखें बाजार का टेक्सचर जो है पॉजिटिव है। ऑन द फ्लिप साइड एफएमसीजी, आईटी और फार्मा ने ब्रीदर लिया है। आज हम देख रहे हैं इन सेक्टर्स में मजबूत एक्शन नहीं नजर आएगा, लेकिन इसके अलावा अगर आप देखेंगे पीएसयू बैंक का खेमा आउट परफॉर्म करता हुआ, और इस पर बातचीत होनी ही चाहिए। एनर्जी, रियल्टी, मेटल, ऑटो, 5 दिन की बिकवाली के बाद रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी वापस लौटी है, इस पर भी डिस्कशन होना चाहिए। और रियल एस्टेट सेक्टर की अगर बात करें, जहां गिरावट थी तब भी एक्सपर्ट्स का ये कहना था कि इस गिरावट को खरीदारी का मौका मानकर चलना चाहिए। पीएसयू बैंक के साथ शुरुआत करेंगे एंड आदित्य, आपसे जानना चाहूंगी, अच्छा खासा एक्शन पीएसयू बैंक स्पेस में नजर आ रहा है और इंडेक्स में भी हम देख रहे हैं मजबूती, इनफैक्ट टॉप परफॉर्मर आज के दिन में। स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप देखें, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, के सारे स्टॉक्स में अच्छी खासी मजबूती, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र का दमदार बिजनेस अपडेट भी आया है। अभी कल भी बैंक्स फाइनेंशियल से जुड़ी कंपनियों का बैंक्स का अपडेट आता हुआ दिखा था, उसके ठीक बाद स्टॉक में मूव्स भी नजर आए। पीएसयू बैंक को आप कैसे देख रहे हैं, और इन तमाम स्टॉक्स में से कोई पर्टिकुलर पिक अगर आप चुनना चाहें? बिल्कुल मानसी, मुझे लग रहा है कि पीएसयू बैंक्स में नेक्स्ट लेग ऑफ रैली जो है बैंकिंग खेमे में, उसमें पीएसयू बैंक्स पार्टिसिपेट जरूर करेंगे। और जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले ही सृष्टि से कहा कि एसबीआई मुझे लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट हो सकता है, काफी अंडर परफॉर्मेंस है। इसमें एक नाम और ऐड करता हूँ, पीएनबी बहुत शानदार लग रहा है, एंड लगातार इसमें कंसोलिडेशन बेस फॉर्मेशन होने के बाद एक अच्छा मूव देखने मिल रहा है। 20 डीएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है स्टॉक करंटली, तो मुझे लग रहा है फ्रेश एंट्री यहाँ पे पीएनबी में लेना चाहिए डेफिनेटली। ऊपर की तरफ हमको टारगेट्स यहाँ पे 115 से लेके 120 तक के आ सकते हैं, और नीचे स्टॉप लॉस हमको लगाना है करीब अराउंड 100 to 203 रुपीज। और अगर एसबीआई को अगर रिएटरेट करूँ तो यहाँ पे डेफिनेटली एक बाइंग पैटर्न इमर्ज होकर आ रहा है, और मुझे लग रहा है कम से कम ये कुछ नहीं तो 830 के लेवल्स तो टेस्ट कर ही सकता है ऊपर में, और नीचे में स्टॉप लॉस हमको 799 के आसपास लगाना है। तो पीएनबी एंड एसबीआई मुझे लग रहा है ये दोनों स्टॉक में ही शानदार तेजी बरकरार रहनी चाहिए। एंड इनफैक्ट अगर पार्टिसिपेशन स्टार्ट हो तो शायद यूनियन बैंक और कैनरा बैंक विल ऑल्सो फॉलो सूट, तो दोनों ही स्टॉक्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है एक बुलिशनेस यहाँ पे रिटर्न होना चाहिए पीएसयू बैंक्स में। एब्सोल्युटली, वॉल्यूम बजिंग मोमेंटम जहां दिख रहा है उसमें पीएसयू बैंक से जुड़े स्टॉक्स तो हैं ही, इसके अलावा एवेन्यू सुपरमार्ट, डॉक्टर लाल पैथ लैब और हीरो मोटोकॉर्प पर भी नजर होनी चाहिए। मिड कैप स्मॉल कैप स्पेसेस में आज अच्छा एक्शन हम देख रहे हैं। इन कंपैरिजन अगर आप देखेंगे आउट परफॉर्मेंस वहां पर ब्रॉडर मार्केट्स में जरूर नजर आ रही है। शुरुआत भी मजबूती के साथ ही हुई। पीएसयू बैंक टॉप सेक्टोरल गेनर जरूर है, लेकिन निफ्टी आईटी जो है ये आज कमजोरी के साइंस दिखा रहा है। बाजार में इस वक्त अगर आप देखें सेंटिमेंट्स जो डेवलप हो रहे हैं उसमें सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों पर भी एक वॉच आउट जरूर होना चाहिए। और शिवांगी, आपसे राय जानना चाहेंगे, लगातार ये दूसरा ट्रेडिंग सेशन है जब हम देख रहे हैं आईजीएल, एमजीएल, गुजरात गैस, इन तमाम स्टॉक्स में अच्छी मजबूती है, और पिछले साल ही ईटिन हाउस स्वदेश के एक्सक्लूसिव ऑन बजट जिसमें हमने सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के डेवलपमेंट पर एक्सक्लूसिव जानकारी दी थी, तब से लेकर अब तक इस स्पेस में हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे स्लोली एंड इवेंचुअली पिकअप नजर आ रहा है। कैसे देख रही हैं आईजीएल, एमजीएल, गुजरात गैस की चाल को आप? शिवांगी, सिटी गैस की बात करें यहाँ पे तो हमने आईजीएल की बात करें तो हमने सीरीज में कम से कम 16% ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखा है लॉन्ग साइड में जनवरी सीरीज में अभी तक। और ये स्टॉक अपने लगातार पिछले 15 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद निकलते हुए नजर आया था 2 दिनों पहले, और एक अच्छी फॉलो अप देखने को मिल रही है 50 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर। तो ये स्टॉक बिल्कुल 400 के इमीडिएट बात करें तो 470 तक जगह बन रही है। 425 के एक स्टॉक हम देख रहे हैं। ठीक है शिवांगी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने हमारे लिए समय निकाला। थोड़ा आपका फीडबैक वीक हो रहा था, अच्छे से बात भी नहीं हो पा रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, आपसे जल्दी वापस मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए।
9:30 बज चुके, यानी कि करीब करीब 15 मिनट हो गए मार्केट को खुलने के बाद भी। एक बार पे हर निशान आने की अटैम्प्ट था, लेकिन वापस वो अटैम्प्ट थोड़ा गुम हुआ है। 50 अंकों का नुकसान अभी निफ्टी पे वापस आ गया और बैंक निफ्टी बैक इन रेड है। 90 पॉइंट का नुकसान है, लेकिन मेरे को अभी भी मार्केट के अंदर ना तो एक्साइटमेंट दिख रहा है, ना ही डिप्रेशन, ना ही एग्रेशन दिख रहा है। जो एक राउंड की तेज़ी आनी थी वो मेरे लिए तो आ चुकी है। हमने आपको 14% लॉन्ग होल्डिंग्स पे ये बात इंडिकेट बहुत ज़ोर से की थी और हमको 400 साढ़े 400 पॉइंट यानी कि 650 पॉइंट करीब करीब बैंक निफ्टी से और 400 पॉइंट निफ्टी से ऑलरेडी मिल चुके हैं। देखते हैं अभी और क्या होता है। मेरे को लग रहा है आज का दिन पूरा दिन ना वेट एंड वॉच में निकालना चाहिए। मैं वजह आपको बता रहा हूँ, क्योंकि एक तो 19% पे हम आए, 5% एडिशन हुआ है। दूसरा, थोड़ी शॉर्ट कवरिंग से यहाँ तक पहुँचे, तो शॉर्ट कवरिंग शॉर्ट लिव्ड होती है, ध्यान रखिएगा हमेशा। तीसरा पॉइंट, थोड़ा चर्निंग में प्रॉब्लम हो रही है आज जैसे मैं आपको दिखाऊँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज और HDFC जैसे प्लेयर्स पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे हैं। दिखाओ एक बार ज़रा रिलायंस इंडस्ट्रीज और HDFC बैंक। दिखाना चाहो तो एक बार ज़रा IT के स्टॉक्स भी दिखा सकते हो, TCS, इन्फोसिस वगैरह भी। तो उनका ना पार्टिसिपेशन उतना अच्छा नहीं है। तो जब तक लीडर नहीं आएगा, इंडेक्स मैनेजमेंट नहीं होगा, और इंडेक्स मैनेजमेंट नहीं होगा तो एडवांस डिक्लाइन अच्छी होने पर भी आपको फील गुड नहीं आएगा। जबकि आप वैसे देखो ना, आपको एडवांस डिक्लाइन में वैसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लॉन्ग शॉर्ट रेशियो देख रहे हो तो 109 शेयर अभी भी लॉन्ग में है। ये रेशियो दिखाना एक बार जरा एडवांस डिक्लाइन की। ये देखो 129 शेयर है और 85 शेयर है, लेकिन स्टिल निफ्टी अभी भी 50 पॉइंट नीचे और बैंक निफ्टी 100 पॉइंट नीचे है। द रीज़न इज दिंग कि भाई अभी जो बड़े शेयर्स हैं ना, उनके पास पावर नहीं है। ठीक है, तो आज निफ्टी हल्का हल्का शिकार हो रहा है थोड़ी थोड़ी ऊपरी स्तरों से शॉर्टिंग का। वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कोई दिक्कत भी नहीं दिख रही है मेरे को। बट हाँ, फिर भी थोड़ा सचेत रहने में क्या बुराई क्या है। ठीक है ना, स्टेलिंग स्टॉप लॉस वगैरह लगाए रखना, ये सब चीज़ें अपनी तरफ से सब कुछ ठीक ही दिख रहा है। अब आ जाते हैं जरा आज के टॉप गेनर्स पे, लूजर्स पे और गेनर्स पे, जिनमें आज ओपन इंटरेस्ट की शीट्स काफ़ी बढ़िया बन रही है। शेयर दिखाना एक बार, चोलामंडलम फाइनेंस। आदित्य एक बार जरा चेक करना चोला फाइनेंस। जी अच्छा एक अपमूव आ रहा है इसमें, 200 DMA को टेस्ट करने के लिए जा रहा है स्टॉक। 1330 का एक इसमें अपमूव है। अगर आपके पास ऑलरेडी स्टॉक है तो बने रहे, 1330 का टारगेट लगा है। फ्रेश एंट्री लेने के लिए मैं थोड़ा अवॉइड करना चाहूंगा। ऑन डिप में बी क्लोजर टू अबाउट 1300, 1270, 1280 मे बी अ गुड बाय। ठीक है आदित्य, एक चीज़ और बताइए, ये जरा जी एंटरटेनमेंट आज खबर की हेल्प से ही 6% ऊपर आ गया। और ये बात सुबह हमने अपने दर्शकों को नोटिस कराया था कि खबर को आप ना कंपनी से मत जोड़ना, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन है। और देखते ही देखते करीब 6% ऊपर है। इंट्राडे का प्रॉफिट बुक कर लें क्या अभी जी एंटरटेनमेंट में, क्योंकि ये ना यहीं पे आके रुकना शुरू हो जाता है। ना जाने क्या होता है इसको 131-32 पे आके 131-32 से 140 की रेंज एक टफ रेंज है। न्यूज़ आने पर भी पार नहीं हो रहा है। पकड़े आपने, और ये स्टॉक एक 135 का जो एक हर्डल है वो क्रॉस नहीं कर पाता है। तो 135 के आसपास डेफिनेटली मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर आपने लॉन्ग लिया था सुबह तो आप थोड़ा प्रॉफिट बुक करें। 135 एक बार क्रॉस करे स्टॉक, उसके बाद ये अपने 200 DMA के आसपास आएगा। 140 को क्रॉस करने के बाद मुझे लग रहा है एक सस्टेन अपमूव आ सकता है। उसके पहले नहीं मुझे लग रहा है सस्टेन अपमूव आएगा। तो डेफिनेटली इंट्राडे 135 आपका पहला लक्ष्य होना चाहिए। वहां पे एक बार रिविजिट करें। अगर उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है स्टॉक थोड़े टाइम, तो प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी। एक छोटा सा शेयर में आपको आपसे और पता करना है, 1045 रुपये के आसपास चल रहा है। ये 1000 के नीचे जाएगा नहीं। शेयर का नाम है टाटा केमिकल्स। आदित्य आप ही जरा एक बार जरा चेक करना, ये 1000 के नीचे टिपिकली वीक हो जाएगा। ये लक्ष्मण रेखा जैसा समझ लो, आप खुद जानते हो इसके बारे में, है ना। अभी चल रहा है 1045, तो 45 रुपये ही कमाने हैं मेरे को, और 45 रुपये का ही टोटल रिस्क है। 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड है। तो एक बार ज़रा आपकी रिकमेंडेशन चाहिए मेरे को, क्या एक बार टाटा केमिकल्स में एक छोटा सा प्ले ले सकता हूँ मैं? डिम्पी जी ऑनेस्टली नहीं लेना चाहूंगा, वो कि बहुत ज्यादा फ्लैट चल रहा है स्टॉक। कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा है, वॉलेटिलिटी भी नहीं है, माने कुछ ज्यादा कुछ मूवमेंट भी नहीं हो रहा है स्टॉक में नीचे। आई कंप्लीटली अग्री, 1020 रुपीज का बहुत अच्छा स्टॉप लॉस सपोर्ट है। इनफैक्ट 1020 मुझे लग रहा है ब्रेक ना करे स्टॉक, अच्छा सपोर्ट है। बट अपसाइड में भी मुझे लग रहा है बहुत लिमिटेड अपसाइड है। 1070 में भी मैक्सिमम मुझे देखने मिल सकता है। अगेन नॉट टू श्योर वेदर वो आज आएगा कि कल आएगा, तो इसीलिए अवॉइड करना चाहूंगा मैं स्टॉक को। ठीक है, ये जो बैंक निफ्टी है, अगर वापस इसके अंदर री एंट्री करनी हो, जैसे अभी थोड़ा ड्रैग मार रहा है, 160 पॉइंट नीचे आ चुका है, कहाँ पे करनी चाहिए? 51,200 के आसपास बाय जोन है क्या इसका आदित्य? बैंक निफ्टी का बाय जोन 51,200, 200 पॉइंट की और वेट कर लें?
मैं क्या 200 भी नहीं वेट करूंगा डिम्पी जी, मुझे लग रहा है 51,300 इज द गुड एंट्री पॉइंट फॉर बैंक निफ्टी। क्लोज टू अबाउट 51,300 हम बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं और 51,200 तक कंप्लीट कर सकते हैं बाइंग। 51,100 के नीचे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं एक बार 51,900 के लेवल्स को डेफिनेटली टेस्ट करेगा। जैसा कि मैंने थोड़ा टाइम पहले कहा, पीएसयू बैंक्स में भी फोकस रहना चाहिए। मुझे लग रहा है यही एक सेक्टर है जो बैंक निफ्टी को शायद सपोर्ट करे और ऊपर लेके जाए। ठीक है, कुछ कुछ स्टॉक्स काफ़ी ऊपर है, जैसे एवेन्यू सुपरमार्ट के अंदर हमको काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी आती हुई दिखी। एक बार ज़रा स्क्रीन पर दिखाना है, एवेन्यू सुपरमार्ट के अंदर आज ज़बरदस्त तेज़ी आई है। असल में एक CLSA की रिपोर्ट आई, तो रिपोर्ट क्या कह रही है, उस रिपोर्ट के अंदर क्या लिखा, ऐसा क्या था कि जो आज एवेन्यू सुपरमार्ट 14% ऊपर हो गया, बताने के लिए रिया भाटिया हमारे साथ जुड़ रही हैं। रिया, ज़रा बताएं क्या बिजनेस अपडेट है और क्या CLSA की रिपोर्ट कह रही है। जी, तो एवेन्यू सुपरमार्ट्स का थर्ड क्वार्टर का बिजनेस अपडेट आया है, जिसकी वजह से स्टॉक में सिंगल बिगेस्ट सेशन का गेन हुआ है 7 इयर्स में। स्टैंडअलोन रेवेन्यू 15,565 करोड़ का आया है वर्सेस 13,247 करोड़ लास्ट ईयर में। और जो टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स है दिसंबर 31 तक 387 के हो गए हैं। CLSA ने एक रिपोर्ट निकाली है, उन्होंने अपनी आउट परफॉर्म रेटिंग मेंटेन की है। टारगेट प्राइस उनका है 5,360। उन्होंने कहा है कि जो रेवेन्यू ग्रोथ आई है इस क्वार्टर में वो उनके एस्टिमेट्स के साथ में इन लाइन थी। इम्प्लाइड सेल्स पर एवरेज स्टोर जो है डीमार्ट के लिए इस बार 407 मिलियन रुपीस पे आया है इस क्वार्टर में वर्सेस 376 मिलियन सेकेंड क्वार्टर FY25 में, और थर्ड क्वार्टर FY24 में 391 मिलियन में आया है। तो पॉजिटिव नोट CLSA ने एवेन्यू सुपरमार्ट्स पर निकाला है। ठीक है, तो CLSA का जो नज़रिया है वो अभी भी बरकरार है। एक शानदार ग्रोथ आप देखिए, 10% का अप सर्किट ज़रूर लगा था, पर वो खुलने के बाद ही 14% का उछाल जो है एवेन्यू सुपरमार्ट्स का शेयर दिखा रहा है। तो इस काउंटर पर फोकस ज़रूर है। पर इसके अलावा देखें तो ऑटो स्पेस में से टाटा मोटर्स अपने कल के हाई को क्रॉस करता हुआ दिख रहा है। और कल अगर आपको याद हो तो M&M, मारुति, इन सभी काउंटर्स में से जहाँ पे 5 से 6% का उछाल था, वहीं टाटा मोटर्स लगभग 2% की तेज़ी के साथ जो है उसने क्लोजिंग दी थी। आदित्य, एक बार टाटा मोटर्स पर आपकी राय चाहिए, कैसे देख रहे हैं आप इसको? आज CLSA ने भी यहाँ पे अपने इंडिया वेटेज की लिस्ट में इसको शामिल किया है, क्या यहाँ से और तेजी की उम्मीद करें? बिल्कुल सृष्टि, और मैं थोड़े लंबे नजरिए से इसको देख रहा हूँ। मुझे लग रहा है इसको सिर्फ ट्रेडिंग बेट के जैसे ना देखें, क्योंकि स्टॉक में हमने एक भारी गिरावट देखी है। इनफैक्ट इसने एक अपना 1 2 3 4 5 जो करेक्टिव मूव होता है टेक्निकल पैरामीटर्स के बेसिस पे उसको कंप्लीट किया है। रिस्क टू रिवॉर्ड के लिहाज से बहुत ही बेहतरीन लग रहा है मुझे ये स्टॉक। 700 के नीचे का बहुत शानदार सपोर्ट है। हालांकि वो बहुत दूर है, बट मैं टारगेट्स भी बहुत बड़े देख रहा हूँ इसमें। 900 के ऊपर के टारगेट्स देख रहा हूँ इसमें। तो मुझे लग रहा है कि इसको ट्रेडिंग बेट के जैसे ना देखें, पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए देखिए। स्टॉक में एक करेक्टिव मूव खत्म हो चुका और यहाँ से एक अप मूव स्टार्ट होगा, स्लो एंड ग्रेजुअल होगा, बट डेफिनेटली होगा। तो 900 के ऊपर के टारगेट्स के लिए बाइंग करें, करंटली ऐड करें स्टॉक को। अगर आपको डिप मिलता है 750 तक तो और ऐड करें स्टॉक को, क्योंकि मुझे लग रहा है 700 के नीचे स्टॉक नहीं जाना चाहिए। वहाँ पे एक बहुत ही शानदार सपोर्ट है और अपसाइड में आपको अच्छा खासा आपको देखने मिलेगा। एक सेकेंड, ओके, तो टाटा मोटर्स यहाँ से और भी तेज़ी के लिए तैयार है। थोड़ा सा लंबा नज़रिया ज़रूर रखें, पर आप देखिए टाटा मोटर्स अच्छी करेक्शन के बाद यहाँ पे एक तो वैल्यूएशन सपोर्टिव है और हाल फिलहाल जो ब्रोकरेजेस हैं इस पे पॉजिटिव ज़रूर हो रहे हैं, क्योंकि आज CLSA ने अपना भरोसा जताया है। कुछ दिनों पहले डैम कैपिटल ने भी अपनी रेटिंग अपग्रेड करी थी टाटा मोटर्स पे। तो भारी पिटाई के बाद ये स्टॉक में कुछ हाल ज़रूर दिख रहा है, तो इस काउंटर को लगातार ट्रैक करेंगे। पर इसके अलावा चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, एक बार फिर से इसका चार्ट पुल अप करेंगे, क्योंकि कल जब ये स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम बस बिल्ड हो ही रहा था ओपनिंग ट्रेड में, तब हमने कुणाल परार, जहां तक मुझे याद है, उनसे एक बार राय ली थी। कल इंट्राडे काफ़ी शानदार मूव रहा। आज भी देखिए लगभग 3% की यहाँ पर तेज़ी है। एक बार आदित्य, इस पे आपसे व्यू चाहिए। 1300 के पार तो निकला है, पर क्या सस्टेन करता हुआ दिख रहा है? श्रुचि, मैंने जस्ट अभी थोड़ा टाइम पहले डिम्पी जी से इसकी चर्चा भी की थी। 200 DMA इसके लिए एक हर्डल है, क्योंकि इसके पहले अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं 11 दिसंबर अटेम्प्ट किया था स्टॉक ने 200 DMA को क्रॉस करके, फिर उसके नीचे वापस से सेलिंग प्रेशर देखने मिला था। तो वो मेरे लिए एक बहुत मेजर हर्डल जोन है और वो करीब करीब 1350 से 1340 के बीच में है। वी आर ऑलमोस्ट देयर। रिस्क टू रिवॉर्ड की लिहाज से देखूं तो मुझे उतना कॉन्फिडेंस अभी नहीं आ रहा है। अगर एक डिप आता है स्टॉक में तो डेफिनेटली मैं इसमें एक फ्रेश एंट्री के लिए देखूंगा।
ऑलराइट, तो चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एक बार इस पे राय हमने ज़रूर ली, पर इसके अलावा एक और स्टॉक है ब्रॉडर मार्केट का, हुडको। आमतौर पे इसके बारे में चर्चा हम कम करते हैं, पर इंटरेस्टिंग ये है देखना कि पिछले 4 दिनों से लगातार ग्रीन कैंडल ये स्टॉक दिखा रहा है और कहीं ना कहीं एक भारी करेक्शन के बाद बेस फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद स्टॉक ने एक अप ट्रेंड रिज्यूम किया, थोड़ा पुल बैक, अब फिर से तेज़ी के लिए तैयार हो रहा है। पर आदित्य, आपसे टेक चाहिए, कैसे देख रहे हैं आप इसे? लगातार 4 दिन की तेजी ऑलरेडी हम देख रहे हैं, पर क्या यहाँ पर भी कुछ बड़े टारगेट्स ध्यान में रखें? बिल्कुल सृष्टि, और जैसा कि आपने सही समझा कि ये सभी स्टॉक्स अगर हम देखें, पीएसयू का जो खेमा है पूरा, भले वो पीएसयू बैंक हो, रेलवे स्टॉक्स हो या हुडको हो, इन सभी स्टॉक सेक्टर्स और स्टॉक्स में हमें देखने मिल रहा है कि एक शॉर्ट कवरिंग रैली आ रही है। तो हुडको भी उस लिस्ट में जरूर ऐड कर सकते हैं हम। ऊपर की तरफ अगर हम टारगेट्स निकालें यहाँ पे, तो 265 से लेके 280 के टारगेट्स बैठेंगे। तो पहला टारगेट मेरा 265 का रहेगा, उसके बाद 280 का रहेगा। करंट लेवल्स पे फ्रेश एंट्री बिल्कुल ले सकते हैं। नीचे में स्टॉप लॉस 240 का लगाना है। रिस्क टू रिवॉर्ड के लिहाज से भी हम देखें तो बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। आरएसआई सजेस्ट कर रहा है कि अच्छी खासी मूव हमें यहाँ पे देखने मिल सकती है। रिस्क रिवॉर्ड बेहतरीन, और इसी के चलते यहाँ पर मजबूती के साइंस, तेज़ी और तेज़ी आगे भी बरकरार रहेगी। 280 तक के टारगेट्स हुडको में नजर आ सकते हैं। 240 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिएगा। मेजर कंट्रीब्यूटर्स इस वक्त बाजार में अगर आप देखेंगे, सबसे आगे ONGC, ऑफ कोर्स न्यूज़ फ्लो, और साथ साथ लगातार ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर। इनफैक्ट बाजार खुलने से ठीक पहले ONGC पर हमने एक टेक भी लिया था और आदित्य से उनकी राय भी जानी थी, और बिल्कुल सही साबित होती हुई ऑलमोस्ट 3.5% के गेंस। SBI, NTPC, बजाज फाइनेंस, टाटा मोटर्स, इस लिस्ट में ये 4 स्टॉक्स को भी जोड़ दीजिएगा। यहाँ पर भी अच्छी खासी मजबूती है। इन्फोसिस, ICICI बैंक, HDFC बैंक, TCS और ITC, ये 5 काउंटर्स हैं जो कि आज परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। कह सकते हैं कि लार्जर प्लेयर्स में मेजर ड्रैगर्स नजर आ रहे हैं, बिकवाली का दबाव देख रहे हैं। जहां हम सेक्टर्स की लगातार बात कर रहे हैं, एक नजर डिफेंस क्षेत्र पर लगातार होनी चाहिए, क्योंकि डिफेंस क्षेत्र से जुड़ी आए दिन अब खबरें और खबरों का सिलसिला शुरू हो चुका है। ताज़ा खबर यह है कि DRDO का गोल है 2025 के लिए करीब 100 क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करना और साथ ही 6000 टेस्ट को एग्जीक्यूट करना। डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से यह बयान आता हुआ देखने को मिला है। HAL, BDL, BEL, ये सारे के सारे स्टॉक्स और छोटी मझौली डिफेंस कंपनियां भी हैं, और इसका पूरा का पूरा श्रेय जाता है सरकार को, क्योंकि इंडिजिनाइजेशन यानी कि स्वदेशीकरण को काफ़ी हद तक बढ़ावा दिया है। एक समय था जबकि हम इंपोर्ट करते थे डिफेंस इक्विपमेंट्स, और अब समय है जबकि कंट्रोल्स, इंडिजिनाइजेशन का ये मतलब है कि हम खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं डिफेंस इक्विपमेंट्स, और ये सारी छोटी कंपनियां और साथ ही बड़ी दिग्गज प्लेयर्स डिफेंस की हैं जिन्हें इसका बिल्कुल फ़ायदा मिल रहा है। और अब एक्सपोर्ट की बात हो रही है, यानी कि भारत स्वदेशीकरण के तहत खुद प्रोड्यूस कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है डिफेंस इक्विपमेंट्स, और इसे बाहरी देशों में भेजने की बात कर रहा है। जो तस्वीर थी वो तस्वीर बिल्कुल विपरीत होती हुई नजर आ रही है, और यही एक प्रमाण है कि किस तरह से लगातार भारत डेवलपमेंट की राह पर चल रहा है। इसी तर्ज पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पर भी नजर होनी चाहिए, क्योंकि कंपनी एंगेज्ड है इन द डिजाइन, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चर, रिपेयर, ओवरहॉल, अपग्रेड एंड सर्विसिंग। किस चीज़ की? वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, जिसमें एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, एरो इंजन, एवियोनिक्स, एक्सेसरीज और एरोस्पेस स्ट्रक्चर्स शामिल हैं। अगर तिमाही नतीजों की ही बात करें, कंपनी के रेवेन्यूज 6521 करोड़ के हैं, जो कि करीब 7% की ग्रोथ है ऑन सालाना बेसिस, ईयर ऑन ईयर बेसिस, और मुनाफा जो है करीब 1490 करोड़ का, जो कि 21% की ग्रोथ दिखाता है सालाना आधार पर। 6 महीने के उच्चतम स्तर कंपनी ने 5674 तक के जाते हुए दिखे, और निचले स्तरों की अगर बात करें पिछले 6 महीनों में 3920 तक लोअर लेवल्स पर भी ये गिरता हुआ दिखा है। तो ये एक क्षेत्र है जिस पर लगातार नजर होनी चाहिए, और इस पर हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट्स, बाजार के जाने माने दिग्गज भी जब जुड़ते हैं इस सेक्टर, इस स्पेस का जिक्र जरूर करते हैं। आइए ऐसे ही कुछ बाजार के जाने माने दिग्गजों की आवाज आपको सुनाएं और उनका 2025 को लेकर आउटलुक क्या है वो आपको बताएं। 2025 का साल देखें तो हमारा ऐसा मानना है कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो पूरे 2024 के साल में काफ़ी उनकी बिकवाली रही है या काफ़ी रिकॉर्ड बिकवाली रही है, वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रेंड चेंज होना चाहिए, ये हमारी उम्मीद है। क्योंकि मार्केट्स भी अट्रैक्टिव हो रहे हैं, करेक्शन के बाद वैल्यूएशंस भी थोड़े रिलेटिवली अट्रैक्टिव हो रहे हैं, और जो जीडीपी ग्रोथ रेट है जो फर्स्ट हाफ में 6% था, उसके मुकाबले सेकेंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में 7% के आसपास रहना चाहिए। और
और अगले 2-3 साल तक भी 6 से 7% के आसपास रहना चाहिए। तो हमारा ऐसा मानना है कि अर्निंग ग्रोथ भी बहुत अच्छी रहेगी और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो है वो एक उनका जो विश्वास है इंडियन इक्विटी मार्केट्स के लिए, वो विश्वास बरकरार रहेगा। सो फंडामेंटल्स देखिए, अर्निंग्स ग्रोथ देखिए या जो लिक्विडिटी फ्लो देखिए, ये सारी चीज़ हमारा ऐसा मानना है कि ये सारी चीज़ें पॉजिटिव रहेंगे, ये सारे फैक्टर्स पॉजिटिव रहेंगे और उस हिसाब से मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ रहेगी 2025 में और बियॉन्ड 2025 भी। जो 2010 से 20 का दशक था उसमें सामान्य से बहुत कम रिटर्न आया, लगभग आप समझ लीजिए फिक्स डिपॉजिट जितना ही रिटर्न आया। तो उसके कारण ये जो आपने तेजी देखी है 2020 के जो कोविड वाले मार्च लोज से, वो कुछ हद तक तो जायज थी, लेकिन मैं एक लेकिन भी लगाऊंगी कि वो हुआ ये कि अच्छे बुरे सब तरह के स्टॉक पिछले खासकर की साल सवा साल में चल गए। तो वहां पर अगर आपने पैसा बनाया है जहां पर फंडामेंटल नहीं है, उस तरह की चीज है, तो वहां से आप निकल के थोड़ा कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो में रहिए। ये मेरा जो मेरी राय है वो ये है कि बाजार में निवेशित रहिए। अपना 100% निवेश तो खैर आपको स्टॉक मार्केट में नहीं करना चाहिए, लेकिन जो भी आप इक्विटी में लगाना चाहते हैं उसमें निवेशित रहिए, लेकिन थोड़ा कंजर्वेटिव रहिए। एब्सोल्युटली। तो चलिए, बाजार के जाने माने दिग्गज लगातार अपनी राय बाजार पर फंडामेंटल आउटलुक हमें दे रहे हैं और इस बीच एवेन्यू सुपरमार्ट पर नजर जरूर रखिएगा। 15% की तेजी नजर आ रही है। हमारी पैनल पर नरेश मिरानी भी जुड़ गए हैं, आइए उनका स्वागत करते हैं। गुड मॉर्निंग नरेश, अपना समय देने के लिए शुक्रिया। बताइए इस वक्त मार्केट के सेंटिमेंट्स को कैसे देख रहे हैं, कैसे रीड कर रहे हैं आप, और स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस आपके क्या होंगे? सो ओवरऑल सॉलिड ब्रेथ है। आज मिड कैप स्मॉल कैप में भी पॉजिटिव टेक है। इंडेक्स कंसोलिडेट कर रहा है कल के बड़े मूव के बाद। 24,000 रफली 24,000 स्पॉट में 24,100 पे एक सपोर्ट रहेगा जहां से फिर से बाउंस बैक होना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस मेरे रहेंगे। सबसे पहले बाय रहेगा कंटेनर कॉपर, जहां पे एक अच्छा करेक्शन आ चुका है। 770 पे मल्टीपल बॉटम्स बने हैं और यहाँ पे एक बाउंस बैक आना चाहिए 850 860 तक। स्टॉप लॉस होगा 778 का। दूसरा बाय होगा LTF जो L&T फाइनेंस है, जिसमें 190 से 135 तक का करेक्शन आया है। 135 एक मेजर सपोर्ट है, वहां से रिकवरी हुई है, डबल बॉटम भी है। यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा 138, टारगेट प्राइस होगा 155 का। ठीक है, शुरुआती गेन्स वैसे थोड़े फ्रिजल आउट जरूर हो रहे हैं, लेकिन REC PFC चार्ट्स पर भी एक राय दीजिएगा नरेश। हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 2% की तेजी अब भी कायम है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में और REC के चार्ट्स में भी हरे निशान के साथ इस वक्त कामकाज। तो ओवरऑल अगर हम देखें REC जैसे 490 500 का सपोर्ट है, वहां पे लास्ट अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीनों में वहीं पे बॉटम बना है, वहां से रिकवरी हो रही है, बट रिकवरी थोड़ी स्लो है। तो यहाँ पे ओवरऑल एक्सपेक्टेशन है REC 570 तक जाने का, बट 520-25 में बाय बनता है अभी भी डिप्स पर। स्टॉप लॉस होगा 518 का, अपसाइड होगा 570 का। सिमिलर PFC जो सिमिलरली चलता है, वहां पे भी 430-435 के सपोर्ट्स रहे, वहां से बाउंस बैक हो रहा है। यहाँ पे भी 455 के स्टॉप लॉस से बाय ऑन डिप्स रहेगा। 500-520 के आसपास जाने की पॉसिबिलिटी है। ताज़ा खरीदारी या लॉन्ग बिल्डअप्स की अगर माने नरेश, देखिए एवेन्यू सुपरमार्ट, ONGC, चोला इन्वेस्ट, ये सारे स्टॉक्स तो हैं ही और इनका जिक्र भी हम कर रहे हैं, लेकिन इसी लिस्ट में ऑयल इंडिया भी है जहां पर ताज़ा खरीदारी है और एक्सचेंज एंसिलरी में कैम्स भी है। हम देख रहे हैं करीब 1.5% की तेजी के साथ कैम्स का स्टॉक ट्रेड करता है और 4% का इजाफा इस वक्त ऑयल इंडिया के काउंटर में। कैम्स अभी मैं अवॉइड करूंगा क्योंकि कैपिटल मार्केट बेनिफिशियरीज जितने भी है सबने बहुत ज्यादा मूव कर लिया है, ओवरबॉट है। बट ऑयल इंडिया अभी भी इंटरेस्टिंग है। अगर हम देखें स्टॉक ने जो मूव शुरू किया था अराउंड 350 से लेकर 750 तक का, वहां से अच्छा खासा डिक्लाइन आया, 430-460 बैंड में आ चुका था और अभी रिकवरी कर रहा है। इवेंचुअली ये रिकवरी 550-600 तक जा सकती है, तो अभी भी 480 और 465 पे दोनों जोन्स में बाई होगा। खरीदारी के मौके यहाँ से और ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहे हैं। तेज़ी और तेज़ी बरकरार रहेगी। राइट्स लिमिटेड पर हमने राय ज़रूर ली। इस बीच निफ्टी में मेजर स्टॉक्स की अगर बात करें, यहाँ पर इस वक्त निफ्टी में करीब 100 पॉइंट की गिरावट है जिस पर नज़र होनी चाहिए। बिकवाली हावी होती हुई 24,100 के लेवल्स पर निफ्टी इस वक्त ट्रेड करता हुआ 50 शेयरों में से 30 शेयरों में गिरावट इस वक्त निफ्टी के नजर आएगी और लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव जरूर है 185 अंकों
की गिरावट इस वक्त हाथ लगी है। एक्सचेंज एंसलरी जिसकी हम बात कर रहे थे, कैम्स में भले ही हम देख रहे हैं और इस वक्त कोई टेक नरेश की तरफ से फिलहाल नहीं है, वॉच लिस्ट में रखा जाए, लेकिन एक्सचेंज एंसलरीज में ही हम देख रहे हैं CDSL, BSE लिमिटेड, MCX, ये सारे के सारे स्टॉक्स, एंजल वन, इनमें आज एक पिकअप ज़रूर नज़र आ रहा है, तो इस पर फोकस ज़रूर होना चाहिए। आदित्य, एक राय आपसे IRFC पर भी जानना चाहूँगी। करीब 1.5% की तेज़ी है। ये रेलवे स्टॉक्स जो हैं आए दिन ऑर्डर विंस के चलते आप फोकस में नज़र आने लगे और सरकारी कंपनियों पर फोकस भी है इस वक्त, मेजर इवेंट से ठीक पहले, बजट से ठीक पहले। मानसी, और सिर्फ IRFC नहीं, इसमें एक और नाम ऐड करना चाहूंगा, RVNL का। मुझे लग रहा है दोनों स्टॉक्स पे नजर रखनी चाहिए। और जैसा कि मैं थोड़े टाइम पहले कह भी रहा था, PSU कीमा पूरा अच्छा लग रहा है, तो IRFC में डेफिनेटली खरीदारी कर सकते हैं। पोजिशनल ट्रेड सजेस्ट करना चाहूंगा, ना कि इंट्राडे, क्योंकि अभी भी फ्लैट है थोड़ा स्टॉक, मोमेंटम नहीं है स्टॉक में। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह है। 180 के टारगेट्स यहाँ पे आते हैं, नीचे स्टॉप लॉस हमको लगाना है 150 का। RVNL की बात कर लूँ तो अगेन सिमिलर काइंड ऑफ सेटअप है एज IRFC। ऊपर में टारगेट्स यहाँ पे 500 के आ रहे हैं और नीचे में स्टॉप लॉस हमको यहाँ पे लगाना है 410 का। तो 500 के ऊपर के टारगेट्स RVNL पे आते हुए बनते हैं और 180 के आसपास के टारगेट्स यहाँ पे IRFC के आते हुए बनते हैं। तो बिल्कुल सरकारी कंपनियों में लगातार फोकस है और RVNL के चार्ट को भी पिक किया है आदित्य ने। 500 के टारगेट्स यहाँ से देख रहे हैं, मजबूती के साइंस, और ये तेजी जो है बिल्कुल बरकरार रहेगी। एक नज़र पेट्रोनेट LNG पर भी होनी चाहिए। कल सिटी की एक क्रिटिकल रिपोर्ट आई थी जिसके ठीक बाद गिरावट थी, लेकिन इस वक्त अगर आप देखेंगे शॉर्ट्स कवर होते हुए नजर आ रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और हमारे खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन का अब रुख करते हैं। ऑप्शंस के चैंपियन में आज अपनी दमदार रणनीति लेकर सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग नीलेश, बताइए। वेरी गुड मॉर्निंग टू मानसी। देखिए, खरीदारी पर फोकस है और जो स्टॉक रडार पे है वो है टाइटन। इस पर्टिकुलर काउंटर ने आज अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है और डेरिवेटिव डेटा काफी पॉजिटिव है, लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है यहाँ पे। तो एक फॉलोअप मूव हम यहाँ से एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं 3500 से लेके 3550 तक की ओर, एंड 3420 के आसपास का काफी अच्छा सपोर्ट बन चुका है। तो यहाँ पे टाइटन का 3400 का कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह होगी। पिछले कुछ एक मिनटों में एक एक्सपर्ट जरूर आया है, बट इसे खरीदने की सलाह होगी 102 से 104 की जोन में। स्टॉप लॉस होगा 81 का, पहला टारगेट 125 एंड दूसरा टारगेट 151 का है। अगर थोड़ी सी डिप मिलती है तो इसे ऐड करें, क्योंकि कुछ एक मिनटों में एक्सपर्ट आया है, इसलिए बेहतर होगा कि बाय एंड डिप करना चाहिए इस पर्टिकुलर ऑप्शन में। 3400 का ऑप्शन होगा और इसका लॉट साइज अगर हम देखें तो 175 का। इन टर्म ऑफ रुपीज जो रिस्क है वो अप्रोक्सीमेटली 3500 का पर लॉट का है, एंड रिवॉर्ड अप्रोक्सीमेटली 8750 के आसपास पर लॉट के बनते हुए नजर आते हैं। तो ओवरऑल हम टाइटन में यहाँ से फॉलोअप मूव 3500 तक का एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, इसीलिए कॉल ऑप्शन के लिए खरीदारी करने की सलाह होगी। ठीक है, तो ये नीलेश जैन की रणनीति आपको यहाँ पे पता लग रही है। टाइटन पे 3400 की कॉल खरीदने की रिकमेंडेशन, 102, 104 का भाव, 125 का लक्ष्य भी है, 81 का स्टॉप लॉस। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर भी चला दीजिए, एक्सचेंजेस कह रही हैं चलाने के लिए कि आउट ऑफ 10 9 लोग इस समय डेरिवेटिव्स में लोग नुकसान उठाते हैं। वजह फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं होता, लेकिन अभी फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन रखेंगे तो अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। 380 51,380 पे आ गया है बैंक निफ्टी, 225 पॉइंट तक की गिरावट है। थोड़ी देर पहले मैंने आदित्य से यही क्वेश्चन पूछा था कि हमको थोड़ा और वेट करना चाहिए, वो वेट मेरे को लग रहा है धीरे धीरे करके काम आ रहा है आपके। मैं फिर से आदित्य से बात बोलूँगा कि आदित्य 51,200 51,300 ठीक है ना, बाय जोन है ना ये, और हमको 10 में से 2 लॉट प्लस कर लेनी चाहिए बैंक निफ्टी के वापस से। बिल्कुल डिम्पी जी, अभी मैं उसी पे कायम 51,300 से 51,200 अच्छी बाइंग जोन है, वहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। और हमको आज हो सकता है कि फर्स्ट हाफ में आपको मार्केट में वैसा मोमेंटम ना दिखे, बट नेक्स्ट वीक डेफिनेटली ये वापस से एक रिकवरी के मोड में आएगा मार्केट। हाँ नहीं ठीक है, वो थोड़ा फ्राइडे वाला फैक्टर भी है एक्चुअली में, आया हुआ गेंस है, भले शॉर्ट कवरिंग से आया हुआ गेंस है, तो कई बार एडजस्ट भी होता है। हालांकि आप देखेंगे विक्स बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा हुआ, मैंने थोड़ी देर पहले एडवांस डिक्लाइन की रेशियो भी आपको दिखाई थी, वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है। लेकिन ठीक है, मार्केट का अपना मैकेनिज्म है, इंडेक्स मैनेजमेंट किया जाता है। कल इंडेक्स को हाईलाइट करके बहुत ज़्यादा शेयर्स में तेज़ी नहीं थी, बट इंडेक्स को हाईलाइट काफ़ी किया गया। आज इंडेक्स हाईलाइटेड नहीं है, आज इंडेक्स मैनेजमेंट का शिकार हो रहा है। लेकिन हाँ ठीक है, ओवरऑल मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ है, एज सच कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही है मेरे को, तो कोई वैसी प्रॉब्लम दिखी नहीं है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अडानी एंटरप्राइजेस पे एक टेक ले लेते हैं। 2600 का भाव चल रहा है नरेश। अडानी एंटरप्राइजेस, एक इन्वेस्टर हूँ, मार्केट के अंदर आया हूँ, 2025 के अंदर अडानी एंटरप्राइजेस पे पैसा लगाना है, लगा सकता हूँ? तो अगर इतना वोलेटाइल स्टॉक है तो इसमें इन्वेस्टमेंट की तरह लेने के बदले काफी अच्छे अपॉर्चुनिटीज है। सिमिलर अगर अडानी ग्रुप में भी इन्वेस्टमेंट करना है तो एक लोअर बीटा स्टॉक ऑलवेज रहा है अडानी पोर्ट्स, जहाँ पे अभी भी वो जो कैप डाउन के प्रीवियस, जब बीच में कैप डाउन हुआ था वो भाव से अभी भी नीचे ही है। सो ओवरऑल अगर मैं अडानी ग्रुप में अगर फोकस करूँ तो अडानी पोर्ट्स ही बेस्ट स्टॉक है इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, फिर लगे हाथ एक और इन्वेस्टमेंट का शेयर पता कर लेता हूँ। 1200-1210 के आसपास आके रिलायंस इंडस्ट्रीज था, कल थोड़ा खींचा, अब 1240 में मिलेगा। अभी भी लेने लायक है ना सर रिलायंस इंडस्ट्रीज, नरेश? तो रिलायंस इंडस्ट्री में एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस जैसा फॉर्मेशन हुआ है। इससे पहले लो 1220 का था, अभी 1210 का बना है। कल रिकवरी भी आई थी तो 1210 के स्टॉप लॉस से अभी भी बाई बनता है। और इस केस में एक मिनिमम बाउंस बैक टारगेट होगा 1330 1350 का, जो पहले का रेजिस्टेंस है और रीसेंट टॉप भी है। सो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बनता है इन्वेस्टमेंट के लिए। और लॉन्गर टर्म में भी स्टॉक ने रिटर्न्स काफी लो हो चुके हैं लास्ट 3 इयर्स पे, 20-25% करेक्शन आ चुका है टॉप से। हाई से लो बीटा स्टॉक है, हाई मार्केट कैप है, तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा है, तो यहाँ से बाउंस बैक का अच्छा ट्रेड बनता है। ठीक है, डन। एक IRFC नाम की कंपनी है, एक बार जरा आदित्य आप उसको चेक करेंगे, रेलवे से जुड़ी हुई कंपनी है, रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन है वो, उसके अंदर अच्छा बिल्डअप बना है, करीब 1 से 1.25% का। एक बार जरा दिखाना IRFC, यस 1.5% है, अभी कोई मूवमेंट नहीं आ रही, बट हाँ बिल्डअप स्ट्रॉन्ग है। थोड़ी देर पहले आपको रिकमेंडेशन भी इस पर मिली हुई है IRFC पे, इस पर ज़रूर ध्यान रखिएगा। खैर मैं आगे बढ़ता हूँ। एक शेयर मैंने और भी चेक किया है कि जहाँ पर मेरे को लग रहा है कि थोड़ा मूवमेंट आ सकता है, उस शेयर का नाम है NHPC। देखो आज RFC, PFC, NHPC, IRFC, ये कुछ ऐसी है जो फाइनेंस से है, अलग अलग सेगमेंट को फाइनेंस करने वाली कंपनी, या फिर सरकारी कंपनी का कैडर डाल देता हूँ मैं, नाम सरकारी कंपनी कर देता हूँ, ठीक है। उसमें NHPC भी कोई दिक्कत में नहीं है, आज उसमें भी हल्की बिल्डअप हो रहा है। एक और कंपनी भी है हुडको, उसके अंदर भी अच्छा बिल्डअप हो रहा है, बट हुडको और NHPC चॉइस के तौर पर आदित्य आपके सामने रखता हूँ। इन दोनों शेयर्स को चेक करो, किस में ज़्यादा स्ट्रेंथ है, ट्रेडेबल काउंटर्स कौन सा है, हुडको और NHPC? दोनों में से मैं हुड को प्रेफर करूंगा डिम्पी जी, क्योंकि मुझे लग रहा है उसमें थोड़ा ज्यादा क्लीन और क्लियर ट्रेंड उभर कर आ रहा है, अच्छा मूव है, 200 TMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है स्टॉक, तो हुड को प्रेफर करूंगा। यहाँ पे टारगेट्स हमने यहाँ पे लगाए हैं 280 से 290 के, और नीचे स्टॉप लॉस हमको लगाना है यहाँ पे 240 का। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि हुड को ज़्यादा आपको ठीक लग रहा है। स्टॉप लॉस टारगेट जो आपको सर ने बताया, एक बार जरा स्टैंपिंग कर दीजिएगा उसकी, और आपको इस पे बाय की रिकमेंडेशन भी लगानी है, यानी कि ठप्पा बाय का लगेगा। 240 का SL कटेगा और 280 290 तक के टारगेट है, कंफर्ट के टारगेट भी हो सकते हैं। आपको लग रहा है 20-30 रुपये मेरा काम बन गया, निकल जाइएगा भले बाहर। 115 पॉइंट के नुकसान के साथ निफ्टी अभी डेज लो टेस्ट कर रहा है। अच्छी बात यह है कि अपॉर्चुनिटी जो लॉस्ट एकदम से कल हो गया था, वो छोटी मोटी अपॉर्चुनिटी आपको वापस से देगा, और 24,000 को पहला प्रोटेक्टेड रेंज है, फिर उसके बाद 23,900, 23,800, ये सब के सब सपोर्ट है जो पहले रेजिस्टेंस हुआ करते थे। आगे बढ़े, एक दो शेयर जरा और चेक करा लेते हैं जहाँ पर शॉर्टिंग हो रही है, वो भी मैं पता कर देता हूँ। एक बार नरेश भाई आप जरा चेक करना, एक शेयर और है ये, 1 मिनट, हाँ एक बार जरा विप्रो में देख रहे हो, कोई ज़्यादा बड़ी कंसर्न तो नहीं है ना, आज थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग है। विप्रो नरेश जी, विप्रो सो विप्रो में लास्ट ब्रेकआउट पॉइंट 290-95 है, तो वहां पे अच्छा सपोर्ट है, वहां पे बाइंग भी सजेस्टेड होगा कि 295 के आसपास से बाइंग शुरू करे, स्टॉप लॉस बिलो 288 हो, और लास्ट ब्रेकआउट पॉइंट, और अभी भी हम देखें तो 2021 के भाव से 20% नीचे है, सो इवेंचुअली बाउंस बैक अच्छा हो सकता है। ठीक है, देखिए मार्केट आ गया नीचे 300 पॉइंट की गिरावट के साथ, अब 51,300 आ गया, जैसे आदित्य के, और हम वेट ही कर रहे थे कि थोड़ा बैंक निफ्टी थोड़ा और नीचे आ जाए। मेरा थोड़ा और मानना है इस पर, मैं आदित्य के साथ ही हूँ, बट मेरा ऐसा मानना है यहाँ पे छोटा सा रिस्क रिवॉर्ड बनता है ना, भले आप अपने हिसाब से अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ लेना, बट छोटा सा एक रिस्क रिवॉर्ड बनता है, कोई बड़ी बात नहीं। ऐसे 50-60 पॉइंट नीचे का ही एक आपका स्टॉप लॉस लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो, और एक पुल बैक ट्रेड भी है। आदित्य एक छोटा सा स्टॉप लॉस और टारगेट बता दो वापस से इसमें।
तो डिम्पी जी, अगर हम बैंक निफ्टी लॉन्ग कर रहे हैं तो 51,000 का एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करना चाहूंगा, या 51,000 के जस्ट नीचे एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और पुल बैक आएगा यहाँ से तो मुझे लग रहा है 52,000 पहला लक्ष्य होना चाहिए यहाँ पे, और 52,000 से लेके 52,400 टारगेट्स के लिए हम प्ले कर सकते हैं इसको। तो रिस्क टू रिवॉर्ड के लिहाज से भी मुझे लग रहा है बेहतरीन लेवल्स पे आ चुका है अब, और थोड़ी हिम्मत करके यहाँ पे फ्रेश एडिशन कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके, ऑल द वे डाउन टिल 51,200। ठीक है, आपका जो टारगेट है वो तो 52,000 है, बड़ा टारगेट है। एक बार मेरे को एसएल वापस से बताना सर, स्टॉप लॉस बताना इसका। 50,950 पे लगाते हैं हम। 50,900 का, ठीक है जी, डन है। 50,900 का एक स्टॉप लॉस है, और 950 हो गया, इनफैक्ट 950 का एक स्टॉप लॉस है, और 52,000 का टारगेट है। रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट आपको करना है तो भले आप कर सकते हैं। आदित्य की नहीं आपको ही बोला है करने के लिए। और थोड़ा आज नहीं भी करेंगे तब भी चल जाएगा, कर लेंगे तब भी चल जाएगा, क्योंकि एंट्री करना बुरा नहीं है, एकुमुलेट करना बुरा नहीं है। एकुमुलेशन तो होना ही चाहिए, भले वो धीरे धीरे करके हो, एक एक दो लॉट से क्यों ना हो। आदित्य बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। नरेश भाई आपका भी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए।